इंसान, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे शरीर को ठीक होने से रोकने के लिए क्या चाल चली, लेकिन मुझे शक है कि यह ज्यादा देर तक चलेगा। और अगर तुम अस्थायी रूप से हमारा पुनर्जनन भी छीन लेते हो तब भी तुम हमें मार नहीं पाओगे। आप सही कह रहे हैं। तियान चेन्यू ने एक क्षण की चुप्पी के बाद जवाब दिया। अभी मेरे पास तुम्हें प्रभावी ढंग से मारने का कोई साधन नहीं है, लेकिन अंततः मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। तब तक मैं तुम्हें सीलबंद ही रखूंगा। सपने देखते रहो। इंसानों पर हमेशा राक्षसों का राज रहेगा। तुम हमेशा हमारे मवेशियों की तरह रहोगे। हजारों सालों से यही होता आ रहा है। यह अचानक नहीं बदल जाएगा क्योंकि तुमने कुछ नई तरकीबें सीख ली हैं। हा हा हा। तियान चेन्यू अचानक हंसने लगा। क्या मजाक है, राक्षस गुर्राया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पहले राक्षसों से इतना डरता था। काश मुझे ये पहले ही पता चल जाता, समझ आता कि राक्षस वाकई कितने दयनीय होते हैं। खैर, इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए सील कर दूं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या तुम किसी एक सींग वाले राक्षस को जानते हो? उसके सिर के दाहिनी ओर एक काला सींग होता है और सींग में एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हा हा हा। जाओ, भाड़ में जाओ, तुम लानत के जानवर। राक्षस हंसा और जवाब दिया। क्या ऐसा है? तियान चेन्यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। मैं अभी तक इस तकनीक के लिए कोई अच्छा नाम नहीं सोच पाया हूं, लेकिन इस पर ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। चलो इसे बस डेमन सीलिंग स्ट्राइक कहते हैं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, तियान चेन्यू ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार राक्षस पर तान दी और राक्षस का सिर उसके रंगीन शरीर से अलग कर दिया। राक्षस का सिर जमीन पर गिरने के कुछ ही देर बाद उसका शरीर और सिर पत्थर में बदल गए तथा पूरी तरह से सील हो गए। राक्षस को सील करने के बाद तियान चेन्यू अपने घुटनों पर गिर गया और उसका शरीर फिर से कांपने लगा। उसने अपने हाथों की ओर देखा जो लगातार कांप रहे थे। मैंने कर दिखाया, मैंने एक राक्षस को हरा दिया है, अब मैं शक्तिहीन नहीं हूं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि वह 20 वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वह अभी संतुष्ट नहीं था। वास्तव में वह संतुष्ट होने से कोसों दूर था। यह तो बस शुरुआत है। तियान चेन्यू ने सीलबंद दानव पर अपनी नजरें सिकोड़ लीं। अब तो इस शहर में दो और राक्षस उत्पात मचा रहे होंगे। गहरी सांस लेने के बाद वह वापस खड़ा हुआ और बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। सी चेन्यू, उसकी मां अचानक प्रकट हुई और उसे गले लगा लिया। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? राक्षस को क्या हुआ? उसने उससे पूछा। राक्षस, मैंने उसका ख्याल रखा। तुमने इसका ध्यान रखा? ये कैसे संभव है? तुम तो बस एक नश्वर हो। तुमने पहले कभी साधना नहीं की। कोई भी नश्वर किसी राक्षस से लड़ नहीं सकता, उसे हराना तो दूर की बात है। तियान आओवेई प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद उस राक्षस को देख सकते हो। वह वही है। चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस बीच मुझे दो और राक्षसों का ध्यान रखना है, इसलिए अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं माफी चाहता हूं। क्या तुम दूसरे राक्षसों से भी लड़ने की योजना बना रहे हो? ये बहुत लापरवाही है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी मां ने उसे और भी जोर से गले लगा लिया, उसे जाने देने से इनकार कर दिया। माफ करना मां, लेकिन मुझे जाना होगा। आखिरकार यही तो वजह है कि मैं कोमा से जागा हूं। तियान चेन्यू ने उसकी पकड़ से छूटते हुए कहा। तियान चेन्यू के जाने के बाद उसके माता पिता सीलबंद दानव को देखने गए। हे भगवान, क्या ये वास्तव में वही राक्षस है जिसने अभी अभी हम पर हमला किया था? ये पत्थर में बदल गया। तियान आओवेई ने उस राक्षस को देखा जिसके सभी अंग और सिर कटे हुए थे और उसका चेहरा स्तब्ध था। क्या चेन्यू ने सचमुच ऐसा किया? भगवान के नाम पर उसने ऐसा कैसे किया? उसकी मां ने घबराई हुई आवाज में बुदबुदाया। मां, छोटे, मुझे लगता है कि उसने 20 साल एकांत में यूं ही नहीं बिताए। तियान आओवेई ने आह भरी। अपने घर से निकलने के बाद तियान चेन्यू ने राक्षसों की दुर्गंध का पीछा किया जब तक कि उसका सामना दूसरे राक्षस से नहीं हो गया। जब वह वहां पहुंचा तो वह एक बच्चे का पैर चबा रहा था। जब राक्षस ने उसकी उपस्थिति देखी तो उसने तियान चेन्यू की ओर देखा और बोला, अगली बार मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसलिए वहीं खड़े रहो और मेरा इंतजार करो। अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी मौत को और भी दर्दनाक बना दूंगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तियान चेन्यू ने उसके पैरों के पास चट्टान पर लात मारी, जिससे वह राक्षस की ओर उछलकर उसके चेहरे पर जा लगी। राक्षस ने एक क्षण के लिए चबाना बंद कर दिया, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई आधी खाई हुई टांग को फेंक दिया और तियान चेन्यू की ओर देखने लगा।
निगलने के बाद वह गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पशु, तुम मर चुके हो। राक्षस ने अपना मुंह चौड़ा करके लार और खून से लथपथ तियान चेन्यू की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर तियान चेन्यू ने अपनी तलवार से राक्षस का सामना करने से पहले एक गहरी सांस ली। हा, तुम इस सस्ती तलवार से क्या हासिल करना चाहते हो? राक्षस हंसा और अपनी तीखी उंगलियों से तियान चेन्यू पर पंजे मारने लगा, साथ ही उसकी तलवार के सभी वारों को अपने शरीर से झेलने लगा। क्या हो रहा है? मेरा शरीर अकड़ क्यों रहा है? राक्षस ने आश्चर्य से तियान चेन्यू पर हमला जारी रखा। हालांकि जब तक राक्षस को यह एहसास हुआ कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह क्या है? तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? राक्षस तियान चेन्यू पर दहाड़ा, क्योंकि उसका शरीर का अधिकांश भाग पत्थर में बदल गया था। लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय तियान चेन्यू ने पूछा, क्या आप किसी ऐसे राक्षस को जानते हैं जिसके सिर के दाहिनी ओर एक टेढ़ा मेढ़ा सींग हो? टेढ़े सींग वाला राक्षस ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। एक पल की खामोशी के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो हो सकता है कि मैंने पहले भी ऐसा कोई राक्षस देखा हो। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? ओह, मुझे अंदाजा लगाने दो। शायद तुमने इस राक्षस के कारण किसी अनमोल व्यक्ति को खो दिया है। हा। मैं समझ गया, तो तुम्हें इस राक्षस के बारे में कुछ नहीं पता। खैर, यह कोई खास मायने नहीं रखता। मैं अंततः इसे ढूंढ ही लूंगा जब मैं तुम राक्षसों को इस दुनिया से एक एक करके मिटा दूंगा। तियान चेन्यू ने अगले ही पल अपना हाथ हिलाया, जिससे राक्षस का सिर हवा में उठ गया और राक्षसी सील प्रहार से वह पूरी तरह से सील हो गया। 2 गिर गए, एक और बाकी है। कुछ समय बाद तियान चेन्यू ने आखिरी राक्षस की गंध का पीछा किया जब तक कि वह शहर के दूसरी ओर नहीं पहुंच गया। हालांकि जब तक वह वहां पहुंचा तब तक राक्षस ने शहर से 6 परिवारों को खत्म कर दिया था और वह जाने की तैयारी कर रहा था। अरे, तुम कहां जा रहे हो, नीच राक्षस? तियान चेन्यू राक्षस के पास पहुंचा जब वह शहर के द्वार पर पहुंचा। तुमने मुझे क्या कहा? पशुधन राक्षस ने अपनी हरकतें रोक दी और गंभीर भाव से तियान चेन्यू की ओर देखा। क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। मरना। राक्षस ने बिना किसी चेतावनी के अचानक उस पर हमला कर दिया। दानव सीलिंग हड़ताल, एक शक्तिशाली और खतरनाक आभा जिसे दानव समझ नहीं सका, तियान चेन्यू के शरीर से फूट पड़ी। ये कैसा एहसास है? मेरी तो रूह कांप रही है। क्या ये उसकी आभा की वजह से है? मुझे ये एहसास जरा भी पसंद नहीं। राक्षस को पहली बार ऐसा भयानक एहसास हुआ था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार उसने पहले कभी डर का एहसास नहीं किया था, और अपनी अज्ञानता के कारण दानव ने तियान चेन्यू के हमलों से बचने की भी जहमत नहीं उठाई। ये भावना यह अधिक तीव्र होती जा रही है, अधिक असहज होती जा रही है। राक्षस ने अचानक अपनी गतिविधियां रोक दी। मैं अपना शरीर नहीं हिला सकता। जब उसने नीचे देखा तो राक्षस ने देखा कि उसका दाहिना पैर पूरी तरह से पत्थर में बदल गया था। हे पशुओं, तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? तुमने क्या किया? राक्षस दहाड़ा। कितना परेशान करने वाला है। आज तीसरी बार मैंने ऐसा सवाल सुना है। तियान चेन्यू ने नाक भान सिकोड़ी। तीसरी बार कुछ समझकर राक्षस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम मुझे मत बताओ कि तुमने। तियान चेन्यू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई जब उसने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पास आने से पहले उनकी देखभाल की थी। तुम कमीने, एक मामूली मवेशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अवज्ञा करने की? तियान चेन्यू ने राक्षस के चिल्लाने के बीच ही अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा दी। चुप रहो, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। और बिना किसी हिचकिचाहट के तियान चेन्यू ने राक्षस के गले में फंसी तलवार के माध्यम से उसके शरीर में राक्षस सील आभा डाल दी। एक बार जब राक्षस पूरी तरह से बंद हो गया तो तियान चेन्यू घर वापस जाने लगा, जहां उसके माता पिता उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। चेन्यू, तुम ठीक हो? उसकी मां तुरंत उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। आपको चिंता में डालने के लिए मुझे खेद है। अन्य राक्षसों का क्या हुआ? तियान आओगई ने उससे पूछा। मैंने उनका ध्यान रखा, वे लंबे समय तक किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मुझे उम्मीद है। तुम्हें उम्मीद है? तियान आओगई ने अपनी भौहें उठाईं। खैर, चलो बैठकर बात करते हैं। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तुम बात करना चाहते हो? अभी पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? थके हुए लग रहे हो। उसकी मां ने कहा। तियान चेन्यू ने एक क्षण सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, जरूर। इसके बाद वह दिन भर आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। जब तियान चेन्यू आराम कर रहा था तो पूरा शहर राक्षसों के आक्रमण को लेकर हंगामा मचा रहा था
और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे परिणाम से भ्रमित थे। उनके शहर पर आक्रमण करने वाले 3 राक्षस किसी तरह पत्थर में बदल गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ, क्योंकि वे सभी अपने घरों में छिपे हुए थे, लेकिन राक्षसों का पत्थर में बदल जाने की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैलने लगी और अंततः आसपास के शहरों तक पहुंच गई। जब शहर के बाहर से आए साधकों को इन अफवाहों के बारे में पता चला, तो वे स्वयं मुहरबंद राक्षसों को देखने के लिए तियानचेन्यू के शहर की ओर चल पड़े। राक्षसों के साथ ऐसा किसने किया? freewebnovel.com। ये प्रश्न अगले कुछ वर्षों तक शहर में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न बन जाएगा। अंततः दुनिया भर के शीर्ष विशेषज्ञ सीलबंद राक्षसों का अध्ययन करने और राक्षसों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने के लिए शहर का दौरा करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि यह व्यक्ति उन्हें राक्षसों से लड़ने और उनके आतंक को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक तियानचेन्यू शहर नहीं छोड़ देता। अगले दिन जब तियानचेन्यू ने तीनों राक्षसों को सील कर दिया, तो वह अपने माता पिता के पास गया और उनसे कहा, माँ, पिताजी, धन्यवाद, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। क्या हुआ चेन्यू, क्या तुम ठीक हो? उसकी माँ ने उससे पूछा। उसे लगा कि उसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। मैंने एक निर्णय लिया है, एक ऐसा निर्णय जिसका आप समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इसे अवश्य लिया जाना चाहिए, तियानचेन्यू ने कहा। और उसने आगे कहा, मैंने इस दुनिया से सभी राक्षसों को मिटाने का फैसला किया है, और ऐसा करने के लिए मुझे घर छोड़ना होगा और एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा या मैं कभी वापस आ पाऊंगा भी या नहीं, और मुझे पता है कि इससे आप दुखी होंगे, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इस दोन छोटी ईया से सारे राक्षसों को मिटा दोगे चेन्यू? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कभी संभव नहीं है, उसकी माँ ने आश्चर्य से कहा। ये संभव है या नहीं, ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा। अगर यह असंभव भी हो, तो भी मुझे कोशिश करनी होगी। तियानचेन्यू अपने फैसले पर अडिग रहा। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ये परिवार तो पहले से ही बिखर रहा है। अगर तुम चले गए तो ये सचमुच बर्बाद हो जाएगा। प्रिय, तियानाओवेई ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और अपना सिर हिलाया। चेन्यू अब बच्चा नहीं रहा। अगर उसने कोई रास्ता चुना है, तो उसके माता पिता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसका समर्थन करें, भले ही हम उसे समझ न पाएं। वास्तव में यह उसके दिल को ठीक करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। अगर आप ऐसा कहेंगे भी, तो भी वह मर जाएगा। क्या आप उसे ऐसे रास्ते पर चलने देने के लिए तैयार हैं जो स्पष्ट रूप से आत्महत्या है? वह नहीं मरेगा, मुझे उस पर विश्वास है। आखिरकार वह पहले ही 3 राक्षसों को हरा चुका है। अगर कोई राक्षस कुल को हरा सकता है, तो वह वही है। तियानाओवेई ने फिर तियानचेन्यू की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है। तियानचेन्यू ने कुछ और नहीं कहा और अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया। एक बार जब वे अकेले हो गए, तो तियानाओवेई ने अपनी पत्नी को अपने बेटे को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई घंटों बाद वे तियानचेन्यू से मिलने गए, जो अपने कमरे में धैर्यपूर्वक उनका इंतजार कर रहा था। हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, तियानाओवेई ने कहा। चेन्यू, लो, ये लो। उसकी माँ ने अचानक उसे एक चांदी की अंगूठी थमा दी। तियानचेन्यू ने कोई सवाल नहीं पूछा और इसे स्वीकार कर लिया। यह एक स्थानिक वलय है। यह एक ऐसा खजाना है जिसका इस्तेमाल अक्सर साधक यात्रा के दौरान अपना सामान रखने के लिए करते हैं। यह आपकी यात्रा को और भी सुविधाजनक बना देगा। क्या इसका मतलब है? हाँ, हम दोनों तुम्हारी यात्रा को स्वीकार करते हैं। उसकी माँ ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद माँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तियानचेन्यू ने नम आंखों से अंतरिक्ष की अंगूठी को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इसे मत खोना चेन्यू। चूंकि यह किसानों के लिए बनाया गया था, इसलिए यह बहुत महंगा था। उस अंगूठी की वजह से शायद हमें पूरे महीने खाने के लिए सादे चावल के अलावा कुछ न बड़ी ये मिलेगा, उसके पिता ने मजाकिया लहजे में कहा। और उन्होंने आगे कहा, और हाँ, आपको हमें पीछे छोड़कर जाने का बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप एक महान उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। वहां जाए और अपना नाम बनाए ताकि हम अपने पड़ोसियों के सामने अपने बेटे के बारे में शेखी बघार सकें। तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं चेन्यू। मैं पहले सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर मैं कहूं कि तुम्हारे जाने से मैं अकेला और उदास नहीं रहूंगा,
तो मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तियान चेन्यू ने सिर हिलाया। मैं तुरंत नहीं जाऊंगा, इसलिए जब तक मैं नहीं जाता, मुझे पिछले 20 वर्षों के लिए जितना संभव हो सके क्षतिपूर्ति करने दीजिए, उन्होंने कुछ क्षण बाद कहा। इस प्रकार तियान न्यू ने अपने प्रस्थान के भाग्यशाली दिन तक अपना सारा समय अपने माता पिता के साथ बिताना शुरू कर दिया। सुना है पूरा शहर तुम्हारे द्वारा पराजित राक्षसों के लिए पागल हो रहा है। उस रात खाना खाते समय तियान आओवेई हंसा। मेरी ये तीव्र इच्छा है कि मैं सबको बता दूं कि यह मेरे बेटे ने किया है, लेकिन मुझे संदेह है कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास भी करेगा। पिताजी, माँ, मुझे आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन आपको ये सच किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे आपको परेशानी हो सकती है। देर सवेर राक्षस भी जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश शुरू कर देंगे। तियान चेन्यू ने गंभीर भाव से उन्हें चेतावनी दी। चिंता मत करो, हाँ, माँ कुछ नहीं कहेंगे, हम इतने मूर्ख नहीं हैं। एक सप्ताह बाद तियान चेन्यू ने अपनी यात्रा के लिए सामान पैक किया और शहर छोड़ने से पहले अपने माता पिता को अंतिम अलविदा कहा। जाओ और हमारे पूर्वजों को गौरवान्वित करो। चेन्यू, उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। जब भी मौका मिले हमें खत जरूर भेजना। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अलविदा पिताजी, अलविदा माँ। उसने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। शहर छोड़ने के बाद तियान चेन्यू इस विशाल कब्रिस्तान की ओर चला जो लगभग 10 मील दूर स्थित था। जब उसे वह कब्र मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, तो तियान चेन्यू उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और कब्र के पत्थर पर सफेद फूलों की एक माला रख दी। मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर से आई हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद से मैं अब तक तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी, एरोन। तियान चेन्यू ने एरोन से उसकी कब्र पर कई घंटे बात की, उसे भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में बताया और वह सब कुछ बताया जो वह चाहता था लेकिन पहले नहीं बता सका था। अरे एरोन, क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास करती हो? मुझे पता है कि यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मैं इसमें विश्वास करती हूँ और मुझे विश्वास है कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। मैं वादा करती हूँ कि चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, और जब मैं ढूंढ लूंगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगी अगर तुम मुझे माफ कर दो और तब भी मुझसे प्यार करोगी। और इससे पहले कि मैं तुम्हें ढूंढूं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे पहले इस दुनिया को राक्षसों से मुक्त करना होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा या यह संभव भी है या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आमने सामने होंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एरोन। अगली बार तक। एक बार जब वह संतुष्ट हो गया, तो तियान चेन्यू खड़ा हुआ और एरोन की कब्र पर एक आखिरी नजर डाली और फिर मुड़कर कब्रिस्तान से अपनी यात्रा पर निकल गया। अनगिनत लोगों को पता नहीं था कब छोटी ही यह एक चिरस्थायी किंवदंती की शुरुआत थी, और तियान चेन्यू के घर छोड़ने के कुछ ही समय बाद वह जहां भी जाता राक्षसों को बंद करके अपना नाम बना लेता, लेकिन वास्तव में कई वर्षों बाद तक कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जान पाया। हितेश, हम तैयार हैं। वांग मिंग की आवाज अचानक पिछवाड़े से गूंजी, जिससे हितेश की नींद खुल गई। उन्होंने अपना जीथर बजाना बंद कर दिया और जवाब दिया, मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। कुछ देर से अपने चेहरे पर टपक रहे आंसुओं को पोंछने के बाद हितेश ने अजूर के जीथर को अलमारी में रख दिया और पिछवाड़े की ओर चला गया जहां अन्य लोग अपने हथियारों के साथ इकट्ठे थे। मेशो और चूलूक्सियांग के अलावा। मुझे लगता है कि यह तुम्हारा पहली बार होगा जब तुम किसी राक्षस को देखोगे। शुरुआत में ये बहुत डरावना लगेगा और शायद तुम्हारा मन भी भाग जाने का करेगा, लेकिन याद रखना, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सुरक्षित रहोगे। हितेश ने उनसे कहा, भाग जाओ, मुझे शक है। वांग मिंग ने कहा, राक्षसों को कम मत समझो वांग मिंग। जब तुम किसी को देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हितेश ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, उसने सिर हिलाया। कुछ समय बाद मैनेजर एक गाड़ी को धकेलते हुए उनके पिछवाड़े में पहुंचा, जिस पर एक लंबा लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। ये रहा तुम्हारा दानव। हितेश के आते ही मैनेजर ने उसे घूरना शुरू कर दिया। धन्यवाद लिया, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, उसने भौहें चढ़ाईं। ओह, सच में मुझे माफ करना, मैं भूल गया होगा। खोज पी और दानोवियल, हितेश ने ठहाका लगाया, जिससे वह और भी अधिक चिढ़ गई। कुछ ही देर बाद वह लकड़ी के बक्से के पास पहुंचा और उसमें से राक्षस को बाहर निकाला। यह एक राक्षस है। राक्षस का भयानक रूप देखकर वांग मिंग ने घबराहट में कहा, अगर तुम अभी डरे हुए हो तो बस तब तक इंतजार करो जब तक यह अपनी सील से मुक्त न हो जाए। हितेश ने मुस्कुराते हुए कहा,
अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैनेजर ने कुछ देर बाद उससे पूछा। अभी देखो, हितेश ने अपने क्यूई प्रकटीकरण के साथ सीलबंद दानव को ले जाकर प्रशिक्षण क्षेत्र के मध्य में रख दिया। दानव सीलिंग क्षेत्र। इसके बाद उन्होंने एक दानव सीलिंग क्षेत्र बनाया जिसका व्यास लगभग 75 मीटर था और दानव इसके केंद्र में था। ठीक है सब लोग, मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। हितेश ने दूसरों को राक्षस के पास इकट्ठा होने का इशारा किया। वे घबराकर हितेश और अशुभ दिखने वाले राक्षस के पास पहुंचे। जब सभी लोग एकत्र हो गए तो हितेश ने उन्हें सहज लहजे में जानकारी देना शुरू किया, जिससे ऐसा लगा कि वे केवल पार्क में टहलने जा रहे हैं। एक बार जब मैं राक्षस की सील खोल दूंगा तो तुम 9 लोग उस पर हमला करोगे और उसे फिर से सील करने की कोशिश करोगे। तुम्हारा राक्षस सील करने वाला आभा मंडल जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्दी तुम राक्षस को सील कर पाओगे। एक बार जब तुम सब मिलकर राक्षस से लड़ने में आश्वस्त हो जाओगे तो मैं तुम सबको छोटे छोटे समूहों में बांट दूंगा। आखिरकार मैं चाहता हूं कि तुम लोग राक्षसों से अकेले ही लड़ सको। हितेश ने उनसे कहा। खुद से शिलांग ने घबराहट में कहा, एक और बात, राक्षस निश्चित रूप से जवाबी हमला करेगा। जब तक उसके हमले से कोई घातक क्षति नहीं होगी मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं हर हमले को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। राक्षस को खोलने से पहले मैं आप सभी को तैयारी के लिए कुछ और मिनट दूंगा। हम ये कैसे करेंगे? वांग मिंग ने दूसरों से पूछा। कौन जाने, जब भी मौका मिले हम उस पर हमला कर देंगे। शीलांग ने कंधे उचका दिए। हितेश, हम तय आ रहे हैं। शी मुरोग ने कुछ देर बाद उससे कहा। ठीक है, मैं अब राक्षस की सील खोलने जा रहा हूं। तैयार हो जाओ। दानव को खोलने से ठीक पहले हितेश ने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन लिया। इससे अन्य लोग हैरान हो गए, लेकिन उनके पास उससे कोई प्रश्न पूछने का समय नहीं था क्योंकि अगले ही क्षण राक्षस अपनी मुहर से मुक्त हो गया। मैं आखिरकार आजाद हूं। आहा। जैसे ही राक्षस ने अपनी मुहर छोड़ी वह तुरंत हंसने लगा। फक वांग मिंग और अन्य लोग अपनी सारी ताकत और साहस को महसूस कर सकते थे जो उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलते हुए अर्जित किया था जब उन्होंने राक्षस की रक्तपिपासु आभा को महसूस किया और उसकी डरावनी आवाज सुनी। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और उनके दिल अनियमित रूप से धड़क रहे थे, मानो उन्हें दिल का दौरा पड़ने वाला हो। तुम सब क्या कर रहे हो? वहां खड़े रहना बंद करो और उस पर हमला करो। अचानक किसी ने उन पर चिल्लाया, लेकिन वह हितेश नहीं था। इसके बजाय चू ल्यूक्सियांग ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कदम उठाया। दूसरों पर चिल्लाने के बाद उसने अपनी हथेलियां राक्षस की ओर बढ़ाईं और उस पर राक्षस सीलन आभा का एक विस्फोट छोड़ा। चू ल्यूक्सियांग के हमले से राक्षस की हंसी बंद हो गई क्योंकि उसके चेहरे का आधा हिस्सा उड़ गया। अगले ही पल जब वह संभली तो दानव ने उसकी ओर मुड़कर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मानव नहीं, दानव मुहर लगाने वाले। मानो मैंने अपनी मुहर तोड़ने के बाद तुम्हें फिर से मुहर लगाने दिया हो। दानव दहाड़ते हुए चू ल्यूक्सियांग की ओर दौड़ा। वाह, एक तीर जो राक्षस सीलन आभा से मंत्रमुग्ध था अचानक पीछे से राक्षस पर झपटा और उसके सिर के पीछे जाकर लगा। हालांकि दानव ने मेश्यू के हमले को नजरअंदाज कर दिया और चू ल्यूक्सियांग की ओर दौड़ना जारी रखा। पीछे हटो। ली जिनेक्सी अचानक राक्षस के सामने प्रकट हुई और निडरता से चू ल्यूक्सियांग की ओर उसका रास्ता रोक दिया। उसने अपनी बड़ी तलवार उस पर घुमाई लेकिन राक्षस आसानी से बच निकला। वांग मिंग और अन्य लोग भी अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आए और एक साथ राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया। ये कमजोर लोगों का झुंड है, बहुत परेशान करने वाला है। राक्षस दहाड़ा। हालांकि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि उनकी संख्या 9 से 1 के अनुपात में बहुत अधिक थी। दानव सी लिंग गुट के 15 मिनट के लगातार हमले के बाद दानव को अंततः फिर से सील कर दिया गया। ये देखकर कि राक्षस को अंततः सील कर दिया गया था, वांग मिंग और कुछ अन्य लोग तुरंत अपने नितंबों पर गिर पड़े और सांस लेने के लिए हौंफने लगे। तुम क्या सोचते हो, एक असली राक्षस से लड़ रहे हो? हितेश ने बाद में उनसे पूछा। मैं मानसिक रूप से थक गया हूं। मैंने नहीं सोचा था कि एक सीलबंद दानव और एक बिना सीलबंद दानव के बीच इतना बड़ा अंतर होगा, शीलांग ने कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। हितेश मुस्कुराया। खैर, 1 घंटा आराम करो। मैं तुम सबको 2 समूहों में बांट दूंगा और फिर तुम राक्षस से फिर लड़ोगे। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, मैनेजर हितेश के पास आया और उस पर चिल्लाने लगा, तुम राक्षस का इस्तेमाल अभ्यास के लिए कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुमने कहा था कि तुम जल्द से जल्द राक्षस का ख्याल रखोगे। शांत हो जाओ। मैंने राक्षस और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। वह मेरे राक्षस सीलिंग क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगा।
और यह प्रशिक्षण उनके लिए भी जरूरी है। आखिरकार अगर मैं अचानक मर जाऊं तो इस दुनिया का क्या होगा अगर मैं उन्हें प्रशिक्षित करूं? तो ये दुनिया मेरे बिना निराशाजनक नहीं रहेगी। बेशक मैं इस दुनिया से सभी राक्षसों को मिटाने से पहले मरने की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि भाग्य ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। खैर, क्या तुम उनके साथ शामिल होना चाहोगे? मैं तुम्हें राक्षसों को सील करने की तकनीक सिखा सकता हूं ताकि तुम भी राक्षसों से लड़ सको। हितेश ने अचानक सुझाव दिया। आप चाहते हैं कि मैनेजर ने उसकी ओर चौड़ी आंखों से देखा। क्या हुआ? भगवान ने मुझसे मदद मांगी क्योंकि तुम दोनों में से कोई भी राक्षसों को नहीं मार सकता है ना? अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। मैनेजर ने अचानक बीच में ही टोक दिया। हाँ, आपका मतलब क्या है? अगर मैं दानवों को सील करने की तकनीक सीख सकता तो मैं उसे बहुत पहले सीख चुका होता। मैनेजर ने कहा, तो तुमने क्यूई परिवार के साथ दानव सीलिंग तकनीक सीखने की कोशिश की लेकिन असफल रहे, है ना? चिंता मत करो, मैं क्यूई परिवार से अलग हूं। अगर तुम मेरे निर्देशों के तहत अध्ययन करो तो एक नश्वर भी। मैंने कहा था कि यह असंभव है, मैनेजर ने कहा, और बिना कुछ और बताए वो मुड़ी और चली गई। हितेश तुरंत मैनेजर के शब्दों के बारे में चुपचाप सोचने लगा। केवल एक ही कारण है कि कोई व्यक्ति दानव सीलिंग तकनीक नहीं सीख सकता। मैं समझता हूं, इसलिए जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। मैनेजर ने हितेश को घूरते हुए अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या उसे इसका एहसास हुआ नहीं? ये नामुमकिन है, कोई रास्ता नहीं, उसने मन ही मन सोचा। 1 घंटे बाद हितेश ने दानव सीलिंग गुट को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। पहले समूह में चू ल्यूक्सियांग, ली जिनक्सी, शी मुरुग और होंग शियुक्वान होंगे। दूसरे समूह में बाकी सभी लोग होंगे। हितेश ने कहा, पहला समूह पहले जाएगा, बाकी सभी लोग अपनी बारी के लिए दानव सीलिंग जोन के बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब भी आप लोग तैयार हों। जब पहला समूह तैयार हो गया तो हितेश ने फिर से राक्षस को खोल दिया। इसका क्या मतलब है, इंसानों? जब दूसरी बार उसकी मुहर खोली गई तो राक्षस दहाड़ा। कुछ खास नहीं, मुझे बस लगा कि तुम मेरे दोस्तों को ट्रेनिंग देने में मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम मेरे दोस्तों को हरा दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हितेश ने कहा, आपको लगता है कि मैं पशुओं की मदद करूंगा जैसे? दानव सीलिंग पल्स। चू ल्यूक्सियांग ने राक्षस पर राक्षस सीलन आभा की एक लहर चलाई जिससे उसकी छाती में एक छेद हो गया। तुम कमबख्त पशु, मुझसे उलझने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राक्षस ने अब तक की अपनी सबसे ऊंची दहाड़ निकाली। उसका शरीर अचानक बड़ा होने लगा और उसकी हत्या करने की इच्छा बढ़ गई। वह क्रोधित हो गया। राक्षस क्रोधित हो गया है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसे बंद करने में भी ज्यादा मेहनत लगेगी। हितेश ने उन्हें चेतावनी दी। दानव सीलिंग स्ट्राइक। ली जिनेक्सी राक्षस के पास गई और अपनी तलवार से उसका सामना किया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी डर की एक झलक थी, फिर भी वह उसे दबा पाए। जबकि ली जिनेक्सी ने राक्षस से लड़ाई की, उसका ध्यान उस पर बनाए रखा। होंग शियुक्वान और शी मुरोग ने उस के अंधे स्थानों से राक्षस पर हमला करके उसका समर्थन किया। जहां तक चू ल्यूक्सियांग की बात है, वह जब भी संभव होगा दूर से ही हमला करेगी। उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है, हालांकि यह उनका एक साथ लड़ने का पहला दी न है। हितेश ने उन्हें लड़ते हुए देखकर मन ही मन सोचा, लेकिन इस बार राक्षस को हराने के लिए उन्हें इससे भी अधिक की आवश्यकता होगी। टकराना। ली जिनेक्सी अचानक राक्षस के हमले से उड़ गई। जिनेक्सी, क्या तुम ठीक हो? शी मुरोग ने उसकी जगह लेते हुए चिल्लाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मुझे इससे इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। लगता है मुझे भी थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। ली जिनेक्सी के शरीर से अचानक लाल आभा निकलने लगी। वह तकनीक, वह अब इसका इस्तेमाल कर रही है। क्या होगा अगर वह पहले की तरह उत्पात मचाने लगे? वांग मिंग चिल्लाया। इस दर पर वह राक्षस और अन्य दोनों को हरा देगी। शीलांग जोर से चिल्लाया। हितेश, तुम्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वह पागल हो जाए। वांग बिन बिन ने उससे कहा। हम उसे क्या हुआ है? हितेश ने पूछा। तुम्हें याद नहीं है कि टूर्नामेंट में क्या हुआ था? अगर वह उस तकनीक का ज्यादा देर तक इस्तेमाल करती रही तो पागल हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कम से कम उसके परिवार ने तो हमारे जाने से पहले यही बताया था। सचमुच ऐसा लग रहा था कि शिष्य परीक्षा के दौरान उसका इस पर पूरा नियंत्रण था। हितेश ने कहा, वह एक वीडियो गेम में है और यह वास्तविक जीवन है। मुझे यकीन है कि आप कल्टिवेशन ऑनलाइन में ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप यहां नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, अगर बात हाथ से निकल गई तो मैं उसे रोक लूंगा। फिलहाल
देखते हैं आगे क्या होता है। मत भूलना मैंने उसे प्रतियोगिता के दौरान भी रोका था। हितेश मुस्कुराया। ठीक है। इस बीच ली जिनिक्सी ने राक्षस पर दबाव बनाना जारी रखा तथा अपनी ताकत से उसके सभी हमलों को विफल कर दिया। ओह, हमें क्या करना चाहिए? होन शियुक्वान ने शी मुरोंग की ओर देखा। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब वो ऐसी हालत में होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस उसके रास्ते में ही आएंगे। असल में अगर हम ज्यादा पास आ गए तो वो हम पर हमला भी कर सकती है। शी मुरोंग ने कंधे उचका दिए। अविश्वसनीय, वह पहले से ही अकेले ही राक्षस से लड़ रही है। वह सचमुच प्रतिभाशाल बड़ी ई है। चू ल्यूक्सियांग ने घबराए हुई आवाज में बुदबुदाया। लगभग 10 मिनट बाद राक्षसों ने हिलना बंद कर दिया क्योंकि वह पत्थर में बदल गया था। ली जिनेक्सी ने अकेले ही राक्षस को बंद करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वाह, उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। वांग मिंग विस्मय में बुदबुदाया। हालांकि ली जिनेक्सी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। सावधान, चू ल्यूक्सियांग अचानक चिल्लाया। हो शी मुरोंग ने पलटकर देखा कि ली जिनेक्सी अपनी तलवार हवा में उठाए उसकी ओर दौड़ रही थी। उसकी आंखें रक्तपिपासा से भरी हुई थीं। मुझे पता था, हितेश। वांग बिनबिन ने उसकी ओर देखा लेकिन वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। झनकार, हितेश एम्पायर छोटी यन अधिपति के साथ ली जिनेक्सी को रोकने के लिए शी मुरोंग के समक्ष उपस्थित हुआ। जागो, हितेश ने अपनी तलवार घुमाई जिससे ली जिनेक्सी दानव सीलिंग क्षेत्र से बाहर उड़ गया। आह, ली जिनेक्सी दहाड़ी और उसकी लाल आभा और भी अधिक नियंत्रण से बाहर होने लगी। हालांकि इससे पहले कि वह खुद को और अधिक नुकसान पहुंचा पाती, हितेश ने अपनी चाल तकनीक का उपयोग करते हुए उसके सामने आकर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। ली जिनेक्सी के शरीर को पकड़ने के बाद हितेश ने दूसरों से कहा, हम आज यहीं रुकेंगे और कल अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। भगवान का शुक्र है। ये शब्द सुनकर वांग मिंग ने राहत की सांस ली। मैं जिनेक्सी को उसके कमरे में वापस लाने जा रहा हूं। हितेश ने उसे राजकुमारी की तरह उठाते हुए कहा। तुम राक्षस को ऐसे ही यहां छोड़ दोगे? यह पागलपन है। जैसे ही वह जाने की कोशिश कर रहा था, मैनेजर उसके पास आया। चिंता मत करो, दानव कहीं नहीं जाएगा। ये जिनेक्सी की दानव सील आभा की शक्ति से 1 हफ्ते तक सील रहेगा। हितेश ने कहा। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम उस राक्षस को नहीं मारोगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैनेजर ने कहा। आओ, मेरे मेहमान बनो। हमारे घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं। हितेश हंसा। यह तुम? अविश्वसनीय, मैनेजर ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। कुछ समय बाद हितेश ने ली जिनेक्सी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया ताकि वह आराम कर सके। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ, उसे पीछे से आवाजें आने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। जिनेक्सी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो रहा है? हितेश ने जब देखा कि वह पसीने से लथपथ है तो वह दौड़कर उसके पास गया। ये दर्द करता है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या यह उनकी तकनीक के इस्तेमाल का नतीजा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक क्षण विचार करने के बाद हितेश 6 आध्यात्मिक परिवारों में से किसी को खोजने के लिए कमरे से बाहर भागा। वह जल्दी से वांग बिनबिन से टकरा गया। जिनेक्सी के साथ कुछ गड़बड़ है। उसे बहुत पसीना आ रहा है और वह दर्द में लग रही है। क्या यह जरूर उस तकनीक की वजह से होगा जो उसने पहले इस्तेमाल की थी? सीनियर ली ने हमें इसके बारे में चेतावनी दी थी कि अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसे कुछ प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। उसे शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हितेश ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, सीनियर ली ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं तुरंत उनके परिवार को फोन करूंगा। नमस्ते वरिष्ठ ली, यह मैं हूं, वांग बिंग। ओह, यह एक आपातकालीन स्थिति है सीनियर ली जिनेक्सी, वह वर्तमान में अपनी अजीब तकनीक का उपयोग करने से होने वाली प्रतिक्रिया का सामना कर रही है जिसके बारे में आपने हमें चेतावनी दी थी। क्या उस मूर्ख बच्चे ने वह तकनीक क्यों अपनाई? यह एक लंबी कहानी है, लेकिन अभी मुझे आपसे ये बताने की जरूरत है कि हम उसे शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मांसपेशियां इस समय धड़क रही होंगी, मानो उसके शरीर के अंदर कीड़े हिल रहे हों। क्या तुम देख पा रही हो? सीनियर ली ने पूछा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, वांग बिनबिन ने कहा। ये ली जिनशी द्वारा अपनी मांसपेशियों को उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा मजबूत करने का नतीजा है। उसे शांत करने के लिए आपको उसकी मांसपेशियों को आराम देना होगा। उसके शरीर की मालिश करें और फिर उसे गर्म पानी में तब तक उबलने दें जब तक वह पूरी तरह से ठीक न हो जाए। अगर आपके पास कोई औषधीय पत्तियां हैं तो बेहतर असर के लिए उन्हें गर्म पानी में भिगो दें। ठीक है, धन्यवाद सीनियर ली।
जैसे ही हालात शांत हो जाएंगे मैं आपको वापस फोन करूंगा। वांग बिनबिन ने कनेक्शन बंद करने से पहले कहा। क्या तुमने ये सब सुना? उसने हितेश की ओर देखा। हाँ, मैंने उसकी आवाज साफ सुनी। मैं टब में गर्म पानी भर दूंगा। तब तक क्या तुम उसके शरीर की मालिश कर सकती हो? उसने उससे पूछा। मुझे मालिश करना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। आप बस उनकी मांसपेशियों को ताकत से दबाते हैं, है ना? वांग बिनबिन ने घबराहट में निगलते हुए कहा, इससे पहले कि वह ली जिनेक्सी की बाहों की मालिश करने लगे, जो अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। हितेश, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मदद मिलेगी। उसकी मांसपेशियां बहुत अकड़ गई हैं, मानो मैं मांसपेशियों की बजाय पत्थरों की मालिश कर रहा हूं। वांग बिनबिन ने मदद के लिए पुकारा। हितेश ने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। वांग बिनबिन के साथ स्थान बदलने के बाद हितेश ने ली जिनेक्सी की स्थिति का निरीक्षण करते हुए विचार किया। उसकी मांसपेशियां पत्थर जैसी लग रही हैं, है ना? चलो कोशिश करते हैं। हितेश ने ली जिनेक्सी के शरीर की मालिश उसकी बाहों से शुरू की। तुम्हें कैसा लग रहा है? हितेश ने कुछ क्षण बाद उससे पूछा। बेहतर होगा, उसने कहा। अच्छा, तो ये काम कर रहा है। कुछ क्षण बाद वांग बिनबिन ने बाथरूम से उससे पूछा, हितेश, कोई परिणाम? हाँ, ये काम कर रहा है। वह बेहतर हो रही है। सच में? मैं 1 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बाथटब भरने का काम पूरा होने के बाद वांग बिनबिन उन्हें देखने के लिए बेडरूम में लौट आई। आप ये कैसे कर रहे हैं? मुझे आशा है कि आप क्रूर बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसने घबराहट में निगल लिया जब उसने देखा कि हितेश ने कैसे लापरवाही से इसे ली जिनेक्सी की मालिश करने जैसा बना दिया। बिल्कुल नहीं, मैं वास्तव में उसकी मांसपेशियों की मालिश करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग उसकी मांसपेशियों को निर्देशित करने के लिए कर रहा हूँ, उन्हें ढीला करने के लिए। आपने ऐसा करना कहाँ से सीखा? वांग बिनबिन ने बड़ी जिज्ञासा से उससे पूछा। ऑनलाइन खेती, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ समय बाद जब हितेश ने ली जिनेक्सी की बाह की मालिश पूरी कर ली तो वह उसके शरीर के अन्य भागों की ओर बढ़ा, जब तक कि उसके सभी अंग शिथिल नहीं हो गए। ठीक है, मुझे लगता है कि वह नहाने के लिए तैयार है, हितेश ने कहा। रुको, ली जिनेक्सी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसने आगे कहा, मालिश यहाँ भी। अपने खाली हाथ का उपयोग करते हुए ली जिनेक्सी ने अपनी शर्ट को शरीर से अलग कर दिया, जिससे उनकी नंगी छाती उनके सामने आ गई। उन्हें हितेश ने अपनी भौहें उठाई और वांग बिनबिन का सामना करने के लिए मुड़ा। घर, चिंता मत करो, यह उसका दर्द दूर करने के लिए है। मैं भी यहाँ रहूंगा, इसलिए कोई गलतफहमी नहीं होगी। ठीक है, हितेश ने कुछ और नहीं कहा और ली जिनेक्सी के शरीर की मालिश करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद वांग बिनबिन ली जिनेक्सी को गर्म पानी में भिगोने के लिए बाथरूम में ले गया। मैं बाहर इंतजार करूंगा, हितेश ने बाथरूम में प्रवेश करते हुए कहा। धन्यवाद, ली जिनेक्सी ने धीमी आवाज में कहा। शायद तुम उस अजीब तकनीक का दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचोगे। वांग बिनबिन मुस्कुराए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे कल्टीवेशन ऑनलाइन में बिना किसी समस्या के इस्तेमाल कर पा रहा था। मैंने सोचा था कि अगर मैं इसे अभी यहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो ठीक रहेगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। मुझे यकीन है कि तुम अंततः बिना किसी विरोध के उस तकनीक का इस्तेमाल कर पाओगे, वांग बिनबिन ने कहा। बाथटब में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद ली जिनेक्सी अपनी प्रतिक्रिया से उबर गई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हितेश ने पूछा। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। मालिश के लिए धन्यवाद और आपको परेशानी देने के लिए मुझे खेद है। मैं उस तकनीक का दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। दरअसल मैं चाहता हूं कि तुम उस तकनीक का इस्तेमाल जारी रखो। मैं चाहता हूं कि तुम उस तकनीक पर नियंत्रण का अभ्यास करो, हितेश ने उन्हें अचंभित करते हुए कहा। तुम चाहते हो कि वह उस तकनीक का उपयोग जारी रख? लेकिन इससे वांग बिनबिन ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। नहीं, उससे सिर्फ तभी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा जब वह तकनीक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेगी। जब तक वह इस पर नियंत्रण बनाए रखेगी तब तक वह ठीक रहेगी। तुम क्यों चाहते हो कि मैं? ली जिनेक्सी ने हैरान चेहरे से पूछा। तुम नहीं चाहते हो? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं। अगर तुम उस तकनीक में महारत हासिल नहीं करना चाहते जो निस्संदेह तुम्हें बहुत मजबूत बनाएगी, मैं ये करूंगी, ली जिनेक्सी ने जल्दी से कहा। मैं और ज्यादा मजबूत बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद मुझे दर्द महसूस न हो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हितेश ने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा।
हो सकता है कि प्रशिक्षण के दौरान आपको और भी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़े। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर मुझे कोई प्रतिक्रिया हुई तो तुम मेरी मालिश करने के लिए वहां मौजूद रहोगे, है ना? जरूर, उसने सिर हिलाया। वांग बिनबिन ने अपना मुंह खोले हुए उनकी अनौपचारिक बातचीत देखी। वे एक दूसरे से ऐसी बेशर्म बातें बिना शर्मिंदा हुए कैसे कह सकते हैं, वह मन ही मन सोच रही थी। कुछ आराम मिलना। हितेश और वांग बिनबिन ने कुछ ही समय बाद ली जिंक्सी को अकेला छोड़ दिया। मैं सीनियर ली को फोन करके बताऊंगा कि अब सब ठीक है, वांग बिनबिन ने कहा। ठीक है, तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। आखिरकार कल सुबह सबसे पहले तुम्हारा समूह राक्षस से लड़ेगा, हितेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मैं आपसे बाद में रात्रि भोज पर मिलूंगा। बिल्कुल, वांग बिनबिन ने सिर हिलाया। इससे पहले कि वह रात का खाना बनाना शुरू करती, मेघशु हितेश के पास आए और उससे पूछा, तुम्हें पता है कि मैनेजर इस पूरे समय हमारे पिछवाड़े में खड़ी रही है ना? मुझे लगता है कि वह राक्षस की रखवाली कर रही है। शायद हमें उसे रात के खाने पर बुलाना चाहिए। मुझे संदेह है कि वह हमारे साथ आना भी चाहेगी, लेकिन मैं उससे पूछ लूंगा। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। मैं अब रात के खाने की तैयारी करने जाता हूँ। मेशो के चले जाने के बाद हितेश मैनेजर से भिड़ने के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र में गया। अगर तुम यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम अंदर आकर हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? मेघशु बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैनेजर ने धीरे से उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। मेरे पास इससे भी बेहतर विचार है। तुम जल्दी से राक्षस को क्यों नहीं मार देते ताकि मैं घर वापस जाकर अपना खाना खा सकूं? तुम राक्षस को लेकर इतने चिंतित कर यो हो? मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था कि कोई समस्या नहीं होगी। राक्षस सीलबंद है और मैं अगले कुछ दिनों तक अपने दोस्तों को प्रशिक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। एक बार यह हो जाने के बाद मैं इसे मार दूंगा और अगले राक्षस पर काम करूंगा। तुम अपने दोस्तों को प्रशिक्षित करने के लिए दूसरे राक्षसों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कुल 11 राक्षस हैं। अगर तुम दिन में एक बार किसी राक्षस का इस्तेमाल करोगे तो तुम कुल 11 दिनों तक प्रशिक्षण ले सकते हो, मैनेजर ने फिर पूछा। हितेश मुस्कुराया और बोला, हमें इसे एक निश्चित गति से निपटाना होगा। आज ही उन्हें पहली बार किसी राक्षस से लड़ने का अनुभव हुआ है। दरअसल ये पहली बार है जब उन्होंने एक असली राक्षस देखा है जो सीलबंद नहीं है। यदि हम इसमें जल्दबाजी करेंगे तो इससे लाभ की बजाय हानि ही होगी। मैनेजर के कुछ क्षण मौन रहने के बाद वह गंभीर स्वर में बोली, आप इस स्थिति को इतने हल्के में ले रहे हैं, इससे मुझे ये सिद्ध होता है कि आप राक्षसों के बारे में कुछ नहीं जानते या वे वास्तव में क्या कर सकते हैं इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं राक्षसों के बारे में कुछ नहीं जानती। हितेश उसके दावे पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इसमें क्या मजाक है? अगर आपको राक्षसों की असली भयावहता पता होती तो आप इतनी लापरवाही से पेश नहीं आते, हितेश ने कहा। इस दुनिया में राक्षसों के बारे में मुझसे अधिक जानने वाला कोई नहीं है। आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जिस प्रकार मैं तुम्हारे या प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता, उसी प्रकार तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं आपको साबित कर दूंगा कि स्थिति पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। तब तक आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करते और हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आते? अगर आपने मेघशु की मेहनत और उस के द्वारा आपके लिए बनाए गए खाने को बर्बाद किया तो मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगा। मेरा असली रूप तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैनेजर अचानक उस पर चिल्लाया। हितेश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और उसने शांत स्वर में जवाब दिया, क्यूई फोंग ने मुझे बताया, आप सार्वजनिक रूप से गंभीर और सावधान दिख सकती हैं, लेकिन वास्तव में आप एक आलसी महिला हैं जो पूरे दिन अपने बिस्तर पर लेटी हुई टीवी देखती रहती हैं। उसकी बातें सुनकर मैनेजर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने तुमसे कहा था, वो निकम्मी बढ़ बोली। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो जरूर। चलो लिया, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है, हितेश ने उससे कहा और घर की ओर लौटने लगा। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ? मैनेजर ने भौहें चढ़ाईं। हितेश के वहां से चले जाने के बाद मैनेजर ने राहत की सांस ली। उसने मुझे एक पल के लिए चौंका दिया। मुझे सचमुच लगा कि उसे इस बारे में पता है। कुछ देर बाद सभी लोग भोजन के लिए खाने की मेज पर एकत्र हुए। प्रबंधक कहाँ है? मेघशु ने हितेश से बैठने के बाद पूछा। वह इसी समय दरवाजा खुला और मैनेजर धीरे धीरे भोजन कक्ष में चला गया और फिर सबके साथ मेज पर बैठ गया। आने के लिए धन्यवाद, हितेश ने उसे देखकर मुस्कुराया।
रात के खाने के बाद हितेश ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, मुझे कहना होगा कि आप सभी ने आज मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। इसी गति से आप सभी कुछ ही समय में विशेषज्ञ दानव सीलर बन जाएंगे। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, मैंने आप में से कुछ लोगों की कुछ गलतियां देखी हैं। अब मैं आपको वे गलतियां बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुने और उनसे सीखने की कोशिश करें। वांग मिंग, मैं जानता हूं कि राक्षस बहुत बदसूरत होते हैं और उन्हें देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब तुम किसी राक्षस से भिड़ रहे हो तो तुम्हें उन्हें देखना ही होगा। मैंने देखा कि आज तुमने जितना हो सके राक्षस से नजरें मिलाने से बचने की कोशिश की। अगर तुम अकेले राक्षस से लड़ोगे तो तुम आसानी से मारे जाओगे। शीलांग, ये बात आप पर भी लागू होती है। आज आपकी गतिविधियां काफी सुस्त हैं। नियमित प्रशिक्षण के दौरान आपकी गतिविधियां आज के आपके प्रदर्शन की तुलना में काफी बेहतर हैं। जिंक्सी, तुम अपने हमलों में छोटे आक्रामक हो। जब तुम अपनी तलवार घुमाती हो तो तुम बहुत ज्यादा ताकत लगाती हो। याद रखो, ये तुम्हारी दानव आभा है जो राक्षसों को नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी ताकत नहीं। मेकशु, तुम्हें पीछे हटना बंद कर रना होगा। मैं जानता हूं कि जब दूसरे राक्षस से बहुत करीब से लड़ रहे हो तो धनुष बाण से उस पर निशाना साधना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारा निशाना साफ हो तब भी तुम अवचेतन रूप से खुद को रोके रखते हो। दूसरी ओर लुलु, तुम्हें खुद को रोकना सीखना होगा। तुम अनावश्यक रूप से भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रही हो। हितेश तब तक बोलते रहे जब तक कि आज प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी लोगों को व्याख्यान नहीं दे दिया गया। अब जब आप सभी जानते हैं कि आपने क्या गलत किया, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान में रखें और इससे सीखें। मुझे मानना पड़ेगा, हितेश, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे शिक्षक हो। तुमने ये हुनर कहाँ से सीखा? व्याख्यान के बाद वू जाओ ने उससे पूछा। मैं इसे पढ़ाना नहीं कहूंगा, मैं तो बस वही बता रहा हूं जो मैंने देखा, बस। मैं शिक्षक कहलाने के लायक नहीं हूं। उसने सिर हिलाया। हितेश, विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम एक अच्छे लेक्चरर को देखते ही पहचान लेते हैं। अगर आप जेडेड गार्डन में काम करते हैं तो आप आसानी से वहां के टॉप लेक्चरर बन सकते हैं। वांग मिंग ने कहा। कुछ मिनट तक एक दूसरे से बात करने और जगह साफ करने के बाद हितेश और मैनेजर को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने कमरों में चले गए। यदि आप सचमुच आज रात यहां रुकने का इरादा रखते हैं तो हमारे पास एक पूरी तरह सुसज्जित अतिथि कक्ष है, हितेश ने मैनेजर से कहा और गलियारे में एक कमरे की ओर इशारा किया। मुझे किसी कमरे की आवश्यकता नहीं है, मैनेजर ने कहा और वह भवन से बाहर निकल गई तथा सीलबंद दानव के साथ प्रशिक्षण क्षेत्र में वापस आ गई। क्या वह सचमुच पूरी रात बाहर रहने का इरादा रखती है? इससे मुझे थोड़ा अपराधबोध हो रहा है, चू ल्यूक्सियांग ने जोर से पूछा जब वह अपने कमरे की खिड़की से मैनेजर की अकेली आकृति को देख रही थी। उसे जो करना है करने दो, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कमरा नहीं दिया, हितेश ने कहा। अगली सुबह हल्के नाश्ते के बाद सभी लोग प्रशिक्षण क्षेत्र में एकत्र हुए। चूंकि हमने कल पहले समूह के साथ काम बंद कर दिया था, इसलिए दूसरा समूह आज काम शुरू करेगा। मेक्सी, वांग मिंग, शीलैंग, वांग बिंग और वू जाओ, आप ऊपर हैं, हितेश ने उनसे कहा। एक बार जब वे थोड़े समय के वार्म अप के बाद तैयार हो गए तो हितेश ने तीसरी बार राक्षस पर लगी मुहर हटा दी। साले पशुओं, मुझसे उलझने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राक्षस अपनी मुहर से बाहर आते ही तुरंत क्रोधित हो गया। चल दर, वांग मिंग ने सबसे पहले कार्रवाई की, उसके बाद शीलांग ने। कल हितेश के व्याख्यान के बाद उन्होंने राक्षस का सामना करते समय उसके प्रति अपने भय को दबाने पर ध्यान केंद्रित किया। बेशक ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था और वे पहले कुछ मिनटों तक डर से घिरे रहे। हालांकि जैसे जैसे वे राक्षस से लड़ने लगे, उनका डर कम होने लगा, जिससे वे अधिक कुशलता से लड़ने में सक्षम हो गए। वांग मिंग की तलवार के वार तीखे और शक्तिशाली थे। शीलांग अपने भाले से अविश्वसनीय रूप से सटीक प्रहार करता था। वे दोनों राक्षस के सामने एक दूसरे के साथ नृत्य करते थे ताकि वह दूसरों से दूर रहे, क्योंकि वे राक्षस पर उसके अंधे स्थान से हमला कर सकते थे। उनकी लगभग उत्तम टीमवर्क के कारण दानव मुश्किल से ही जवाबी हमला कर पाता था और जब वह जवाबी हमला करने की कोशिश करता तो उसके अंधे स्थान से एक तीर निकलता और उसके चेहरे में छेद कर देता, जिससे एक सेकंड के लिए उसकी गतिविधियां रुक जाती, जो दूसरों को सांस लेने और अपना हमला जारी रखने के लिए पर्याप्त होता। समूह 2 के 10 मिनट के अथक प्रयास के बाद राक्षस पुनः सीलबंद हो गया। मैं थक गया हूं। इसके बाद वांग मिंग अपने नितंबों पर गिर पड़ा। क्या तुम लोग चुपके से साथ में अभ्यास करते थे? मुझे कहना होगा, तुम्हारी टीमवर्क लगभग बेदाग है।
हितेश ने उनसे पूछा। नहीं, लेकिन यदि आप किसी के साथ पर्याप्त अभ्यास करते हैं तो आप अवचेतन रूप से उसकी गतिविधियों का अनुमान लगा लेते हैं और सहज रूप से उसके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। शीलांग ने कहा। हाँ, और चूंकि हम सभी एक ही जगह रहते थे इसलिए हम सभी एक दूसरे के साथ प्रशिक्षण लेते थे, वांग बिनबिंग ने कहा। इसके अलावा जेडेड गार्डन में हमारे साथ बराबरी से चलने वाले ज्यादा शिष्य नहीं हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ अपनी इच्छा से ज्यादा अभ्यास करते रहते हैं। वांग मिंग ने आह भरी। मैं समझ गया, तो फिर यह बात बिल्कुल सही है। हितेश ने सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उनसे पूछा, क्या अब तुम लोगों में इतना आत्मविश्वास है कि तुम अकेले ही राक्षस से लड़ सको? अगर नहीं तो हम छोटे छोटे समूहों में लड़ाई जारी रख सकते हैं। अकेले राक्षस से लड़ना, यह विचार सुनकर वे सभी घबरा गए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर हितेश मुस्कुराया। मुझे लगता है अभी भी बहुत जल्दी है। आखिरकार अभी तो सिर्फ दूसरा दिन है। ठीक है, आप समूहों में लड़ना जारी रखेंगे, लेकिन चूंकि आपकी मौजूदा संख्या के साथ यह स्पष्ट रूप से बहुत आसान है, इसलिए मैं समूह को और भी छोटे हिस्सों में बांट दूंगा। नया पहला समूह वांग मिंग, शी मुरोग और मेक्सियू होगा। दूसरा समूह शीलांग, वांग बिनबिंग और लुलु होगा। तीसरे समूह में वुजाओ, होंग जियोक्वान और ली जिनक्सी होंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हितेश ने राक्षस को खोल दिया और अपना प्रशिक्षण जारी रखा। और उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि उनके समूह में एक भी व्यक्ति को खोने से उनके लिए राक्षस से लड़ना कितना कठिन हो गया था। वे पहले तो बिना किसी चोट के राक्षस को बंद करने में सफल रहे, लेकिन अब उन सभी को मामूली चोटें लग रही हैं तथा राक्षस को बंद करने में उन्हें दोगुना समय लगा तथा प्रत्येक समूह को राक्षस को बंद करने में लगभग आधा घंटा लग रहा था। कुछ समय बाद जब उसका हमला विफल हो गया तब वांग मिंग ने एक क्षण के लिए अपना संतुलन खो दिया और राक्षस ने तुरंत उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। छी! वांग मिंग की आंखों के सामने मौत घूम गई। मरो, पशु! राक्षस का पंजा वांग मिंग की गर्दन की त्वचा तक पहुंच गया और उसकी त्वचा में घुस गया, लेकिन वास्तव में उसकी गर्दन को भेदने से पहले ही उसका पूरा शरीर जम गया। वांग मिंग ने तुरंत ही राक्षस से दूरी बना ली और उसके बाद उसने अपने ही खून को अपनी गर्दन से टपकता हुआ महसूस किया। धन्यवाद, हितेश, वांग मिंग ने कांपती आवाज में कहा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हितेश ने दानव पर लगे प्रतिबंधों को हटाने से पहले उससे कहा, जिससे उसे फिर से चलने की अनुमति मिल गई। हालांकि राक्षस ने लड़ाई जारी नहीं रखी। इसके बजाय उसने हितेश की ओर देखा। तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? जब तक तुम मेरे दानव सीलिंग जोन में हो, मेरा तुम्हारे शरीर पर पूरा नियंत्रण है, हितेश ने शांति से जवाब दिया। दानव सीलिंग जोन। दानव दूसरों से लड़ने में इतना अधिक केंद्रित था कि उसे अब तक यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह दानव सीलिंग क्षेत्र के अंदर फंस गया है। अच्छा, ऐसा है। कुछ ही देर बाद राक्षस को अपनी स्थिति का एहसास हो गया। अगर ऐसा है तो मैं इंसानों का खिलौना बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। राक्षस अचानक गुब्बारे की तरह फैलने लगा और उसका शरीर भी भट्टी से निकले हुए इस्पात की तरह जलने लगा। जब हितेश ने ये देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, तुम सब लोग राक्षस से दूर हो जाओ, ये फट जाएगा। क्या? अन्य लोगों ने तुरंत ही राक्षस से दूरी बना ली। इस बीच हितेश ने दानव सीलिंग क्षेत्र को छोटा कर दिया जब तक कि इसका व्यास केवल कुछ मीटर ही रह गया। जब दानव अपनी सीमा पर पहुंच गया तो उसके शरीर पर लगा क्रिस्टल टूट गया, जिससे उसका शरीर तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ फट गया। विस्फोट के बाद पूरा पर्वत कुछ क्षण के लिए हिल गया, लेकिन दानव सीलिंग क्षेत्र के कारण, जिसने सारा प्रभाव अपने अंदर समाहित कर लिया था, इससे कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई और कोई भी घायल नहीं हुआ। हितेश, तुमने हमें कभी नहीं बताया कि राक्षस इस तरह फट सकते हैं, शीलांग ने बाद में कहा। माफ कीजिए, वे लोग ऐसा बहुत कम करते हैं, यहां तक कि विकट परिस्थितियों में भी। इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया, हितेश ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ कहा। राक्षस ने जो किया उसे कोर डेटोनेशन कहते हैं। यह मूलतः एक आत्मघाती कदम है जिसे रोकना बहुत मुश्किल है और इसका असर बम जैसा होता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह इतनी जल्दी खुद को मार लेगा, इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं था। अफसोस की बात है कि यह सिर्फ 2 दिन तक ही चला। ये कहने के बाद, लिया, क्या तुम हमें अगला राक्षस ला सकती हो? हितेश उसकी ओर मुड़ा। बिल्कुल नहीं, तुमने तो लगभग पूरा पहाड़ ही उड़ा दिया, उसने तुरंत मना कर दिया। ये तो अतिशयोक्ति है, उस राक्षस की ताकत से तो वह ज्यादा से ज्यादा हमारा घर उड़ा देता, हितेश ने कहा। हास्यास्पद, आप उन्हें प्रशिक्षण क्यों दे रहे हैं?
कुछ ही दिनों के प्रशिक्षण से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? केवल 10 राक्षस बचे हैं और मुझे संदेह है कि वे सभी 10 राक्षसों से लड़ने में सक्षम हैं। भले ही वे सभी 10 राक्षसों से लड़ सकें, इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ेगा। यदि एक राक्षस सीलर को प्रशिक्षित करना इतना आसान होता तो इस दुनिया में और भी कई राक्षस सीलर होते। एक क्षण की चुप्पी के बाद हितेश बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो। शेष 10 राक्षसों में से वे केवल 2 से ही लड़ पाएंगे, बाकी उनकी क्षमता से कहीं अधिक है। हालांकि आपको मेरे दोस्तों या मेरी प्रशिक्षण विधियों को कम नहीं आंकना चाहिए। एक दिन का प्रशिक्षण भी उन्हें बहुत लाभ पहुंचाएगा। वास्तव में ये जीवन मरण का अंतर भी हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें आत्मविश्वास कहाँ से मिल रहा है, मैनेजर ने आह भरी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवार से बात कर रही हो। बेशक ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे प्रबंधक को पता चल सकता था कि हितेश के पिछले जन्मों में से एक में वह दिव्य प्रतिमान था, दानव सीलिंग तकनीकों का निर्माता और दानव सीलिंग कबीले का संस्थापक, जहां उसने हजारों दानव सीलरों को प्रशिक्षित किया था। मेरा विश्वास करो, ये केवल 2 और राक्षसों तक ही चलेगा। उसके बाद मैं बाकी का तुरंत ध्यान रखूंगा। मैं वादा करता हूँ। माँ, मैनेजर ने कुछ देर तक अपनी कनपटियां रगड़ी और फिर बोला, ठीक है, 2 और राक्षस। अगर इसके बाद भी तुमने राक्षसों के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद लिया। हितेश मुस्कुराया। फोन मत करो, भूल जाओ। इसके बाद हितेश ने दूसरों की ओर देखा और उन्हें उनकी गलतियों के बारे में उपदेश देना शुरू कर दिया। वांग मिंग, आपको कैसा लग रहा है? हितेश ने बाद में उससे पूछा। मैं अभी भी थोड़ा सहमा हुआ हूं। अगर तुमने राक्षस को नहीं रोका होता तो मैं अब तक मर चुका होता। उसने आह भरी। मैं सचमुच दयनीय हूं। ऐसा मत सोचो। एक नए दानव सीलर के तौर पर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। असल में ज्यादातर दानव सीलर महीनों के कड़े प्रशिक्षण के बिना असली दानव का सामना नहीं कर पाएंगे। ये बात कि तुम पहले ही दिन बिना भागे उससे लड़ सके बहुत प्रभावशाली है। यह आप सभी पर लागू होता है। मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य है कि आप में से कोई भी भागा नहीं। बेशक अगर आप भाग भी जाते तो भी मैं आप में से किसी को दोष नहीं देता। आखिरकार जब पहली बार मेरा सामना किसी राक्षस से हुआ तो मैं डर के मारे जम गया था। उसने मन ही मन आह भरी। खैर, चलो थोड़ा आराम करते हैं। हम अपना अगला प्रशिक्षण सत्र 2 दिन में शुरू करेंगे। कुछ समय बाद प्रबंधक प्रभु को स्थिति समझाने के लिए उनके पास वापस आया। मैं समझ गया, या तो यही इस भूकंप का असली कारण है। मुझे लगा कि यह सीलबंद राक्षसों की वजह से आया एक और भूकंप है। वह राक्षसों को दूसरों के लिए अभ्यास के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मुझे कहना होगा, यह मेरी उम्मीदों से परे है। यह इतना साहसिक है कि लगभग पागलपन है। प्रभु ने आह भरी। क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? और आप ऐसा कैसे करेंगे? जब वह पहली बार पहाड़ पर आया था तब आप उसे हरा सकते थे, लेकिन अब आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है? क्या इसलिए कि वह राक्षसों को मार सकता है और मैं नहीं? अगर मैं राक्षसों को मारने की तकनीक इस्तेमाल कर पाता तो मैं भी उन्हें मार पाता। मैनेजर ने आश्चर्य से कहा। नहीं, उसकी शक्ति राक्षसों को मारने की उसकी क्षमता से कहीं अधिक है। हालांकि बहुत कम। मैं उसकी अंतिम यात्रा के दौरान उसके शरीर से दिव्य क्यूई को महसूस कर सका था। क्या दिव्य क्यूई? असंभव। वह इस दुनिया में पैदा हुआ था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसके पास दिव्य क्यूई हो। प्रबंधक अविश्वास की आवाज में चिल्लाया। ये सच है। पहले मुझे उससे यह एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पिछली मुलाकात के दौरान मुझे ये साफ तौर पर महसूस हुआ। उसने जरूर किसी तरह अपनी दिव्य क्यूई जागृत कर ली होगी। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैनेजर ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए बोली। मुझे तो बस यही याद आ रहा है कि क्यूई परिवार में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। क्यूई परिवार में हमारी मुलाकात के बाद ही उसने अलग तरह से व्यवहार करना शुरू किया। तो उसके लौटने के बाद उसके साथ कुछ हुआ है ना? इतने कम समय में क्या हो गया होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। कुछ समय बाद प्रभु बोले, खैर, उस पर नजर रखना जारी रखो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उस पर भरोसा कर सकें। ठीक है, मैनेजर ने सिर हिलाया। क्या हुआ? तुम किसी बात को लेकर चिंतित लग रहे हो? प्रभु ने अचानक पूछा। दरअसल मैं शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसे किसी तरह हमारा राज पता चल गया है। उसने आह भरी। क्या ये कैसे संभव है? क्या तुमने ऐसा कुछ किया था जिससे यह बात सामने आ सकती थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया।
मैनेजर ने अचानक बोलना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर घबराहट सी छा गई। मैंने उसे बताया था कि मैं निराशा के कारण दानव निरोधक तकनीक नहीं सीख सकता। लगभग उसी समय मुझे भी यह एहसास होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ इसी बात से उसे सच चाय का एहसास हो गया हो, है ना? मैनेजर ने चिंतित स्वर में कहा। यह संभव है। मुझे खेद है, मैनेजर ने आह भरी। जो हो गया सो हो गया, और हमें सच में नहीं पता कि उसे हमारा राज पता चला या नहीं। बस उस पर नजर रखना, लेकिन उसके ज्ञान की जांच पड़ताल मत करना। हो सकता है तुम उसे सच बता दो, जो कि बहुत हास्यास्पद होगा अगर उसे असल में कुछ पता ही न हो। प्रभु ने कहा। ठीक है। मैनेजर ने सिर हिलाया। दानव के साथ उनका प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद ली जिनेक्सी हितेश के पास पहुंचे, जो दानव द्वारा छोड़े गए दानव कोर को लेने गए, और उनसे कहा, मुझे आराम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी तकनीक का अभ्यास करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारा उत्साह पसंद है, लेकिन तुम्हें आज आराम करना चाहिए। तुमने पूरी सुबह राक्षस से लड़ते हुए बिता दी है। उस तकनीक का अभ्यास शुरू करने से पहले तुम्हें अपनी मांसपेशियों को आराम देना होगा। हितेश ने उससे कहा। तब कल? हाँ, हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है। क्या आपके पास उसके लिए किसी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण है? चू ल्यूक्सियांग ने उससे पूछा। नहीं, सच में, मैं तो बस ये सुनिश्चित करने आया हूं कि वह खुद को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। आखिरकार इस जगह पर मैं ही तो हूं जो उसे तब रोक सकता है जब वह उत्पात मचाने लगे। उसने कहा। अच्छा खैर, मैं नहाने जा रही हूं और अपनी दानव निरोधक तकनीक का और अभ्यास करूंगी। क्या तुम मेरे साथ नहाने चलोगे? उसने शांति से उससे पूछा, मानो साथ नहाना कोई आम बात हो। जरूर, हितेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। इस बीच स्पिरिट हेवन में कहीं एक शानदार रेस्तरां के अंदर यूनिवर्सल म्यूजिक अकादमी के संप्रदाय मास्टर सुनहाव गू परिवार के कुलपति के सामने बैठे थे। काफी समय हो गया कुलपति गू, मुझे आशा है कि आपका परिवार कुशल मंगल होगा। सुनहाव ने अभिवादन किया। सच में, कुछ साल हो गए हैं। मेरा परिवार अच्छा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा भतीजा आपके संप्रदाय में कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे बताने में संकोच न करें। मैं उसे अच्छी तरह डांटूंगा। वे दोनों काफी देर तक हंसते रहे। खैर, मैंने सुना है कि आपके पास मेरे गू परिवार को लूटने वालों के बारे में कुछ जानकारी है। हालांकि यह निचले स्वर्ग में हुआ था, फिर भी यह एक तथ्य है कि वे एक गू परिवार हैं। चाहे ये कहीं भी हुआ हो, मैं गू परिवार के प्रति ऐसी धृष्टता की अनुमति नहीं दे सकता। वास्तव में, आपके गू परिवार को लूटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम हितेश है। क्या ये सही है? यही वह जानकारी है जो हमें निचले स्वर्ग से मिली थी। पैट्रियार्क गू ने सिर हिलाया। खैर, मैं उस कमीने से कुछ दिन पहले मिला था जब उसने मेरा हाथ काट दिया था। सुनहाव ने अपने गायब बाएं हाथ की ओर इशारा किया। क्या कुलपति गू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं? मैंने शिष्य परीक्षा में जो हुआ उसके बारे में सुना। यह एक त्रासदी थी। क्या ही संयोग है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, वही मेरे गू परिवार को लूटने वाला भी निकला। बहरहाल, ये बात तो समझ में आती है। इतने बर्बर और अनादरशील व्यक्ति के लिए ये सचमुच उचित है। चिंता मत करो संप्रदाय गुरु सूर्य, मैं उसे उसके अपराधों की सजा दूंगा। मेरा इरादा तो उसे आजीवन कारावास में डालने का था, लेकिन अब मैं उसकी सजा में यातना भी जोड़ दूंगा। दरअसल मैं उसके अंग काटकर तुम्हें उपहार स्वरूप भेज दूंगा। यह मेरे कानों के लिए संगीत की तरह लगता है। सुनहाव हंसते हुए बोला। तो फिर संप्रदाय गुरु सन, क्या आप जानते हैं कि वह इस समय कहाँ है? कुलपति गु ने अचानक पूछा। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता कि वह इस समय कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि आप उसे कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं। सुनहाव ने कहा, और उसने आगे कहा, वह कमीना जल्द ही स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर जा रहा होगा। तुम उसे वहीं पाओगे, या फिर तुम उस इलाके को घेर कर उसके आने का इंतजार कर सकते हो। स्वर्ग की सीढ़ी, वह उसे चुनौती देने की योजना बना रहा है। क्या वह एक आत्मा राजा है? कुलपति गु ने आश्चर्य से कहा। नहीं, वह एक सर्वोच्च आत्मा प्रभु है, लेकिन तुम्हें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वास्तव में उसके साथ ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम किसी आत्मा राजा से लड़ रहे हो। अगर तुम उससे निपटना चाहते हो तो तुम्हें अपने सभी विशेषज्ञों की जरूरत होगी, और वह शायद अकेला नहीं होगा। सुनहाव ने कहा, जानबूझकर कुलपति गु को यह नहीं बताया कि हितेश ने अकेले ही 7 आत्मा अकादमियों के 6 संप्रदाय गुरुओं को हरा दिया था, और यह उनके लिए एक जबरदस्त हार थी। हाँ, मैंने सुना है कि पिछली बार वह एक छोटे समूह में यात्रा कर रहा था, और उनमें एक आत्मा राजा भी था। दूसरे गु परिवार ने कहा कि आत्मा राजा का रूप एक छोटी लड़की जैसा था।
एक छोटी बच्ची शिष्य परीक्षा में उस कमीने के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। परिस्थितियों के कारण मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, ये सोचना कि वह वास्तव में एक आत्मा राजा थी, सुन हाओ ने कहा। वे दोनों भोजन और चाय पर एक दूसरे से बातें करते रहे। लगभग 2 घंटे बाद पैट्रियार्क गू अपने परिवार के पास लौट आए। अपन ए मिशन की तैयारी में 2 दिन बिताने के बाद पैट्रियार्क गू और गू परिवार के 1000 से अधिक लोग स्वर्ग की सीढ़ी की ओर बढ़ने लगे। बेशक इससे पड़ोसी शहरों और संप्रदायों को चिंता हुई और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या गू परिवार इतनी अविश्वसनीय सैन्य शक्ति के साथ युद्ध करने जा रहा है। अगले दिन प्रबंधक एक अन्य राक्षस के साथ दानव सीलिंग गुट के घर लौट आया। ये राक्षस पिछले वाले से कमजोर लग रहा है। राक्षस की शक्ल देखकर वांग मिंग ने कहा, आखिरकार ये पिछले राक्षस से छोटा और पतला था, इसके स्वरूप से मूर्ख मत बनिए। ये राक्षस पिछले राक्षस से 3 स्तर अधिक शक्तिशाली है। पिछले राक्षस में केवल एक सर्वोच्च आत्माय ओ अधा साधक जितनी ही शक्ति थी। ये राक्षस लगभग तीसरे स्तर के आत्मा गुरु के बराबर है। तीसरे स्तर का आत्मा गुरु ये हमारे परिवारों के सबसे मजबूत साधकों जितना मजबूत है, वांग बिंग बिंग ने घबराहट में निगल लिया। वैसे अगला दानव 5वें स्तर के आसपास है, हितेश ने अचानक कहा। 5वां स्तर, क्या हम उस चीज से लड़ भी सकते हैं? होंग शियुक्वान ने कहा, यह आसान नहीं होगा लेकिन यह संभव है। हितेश ने सिर हिलाया। जिज्ञासावश, बाकी राक्षसों का क्या कुल 11 राक्षस हैं? है ना? वू जाओ ने पूछा। उनमें से 3 में एक शीर्ष स्पिरिट मास्टर की ताकत है। उनमें से 2 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर के तीसरे और चौथे स्तर के बीच हैं। स्पिरिट ग्रैंड मास्टर के 6ठे और 7वें स्तर पर 2 और हैं। अंतिम वाले के लिए इसमें दूसरे स्तर के स्पिरिट लॉर्ड की ताकत है। दूसरे स्तर के आत्मा स्वामी हितेश, आपकी साधना क्या है? वांग मिंग ने घबराए हुए स्वर में उससे पूछा। 5वें स्तर के स्पिरिट ग्रैंड मास्टर, उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। क्या आप सबसे शक्तिशाली राक्षस से पूरे 6 स्तर नीचे हैं? क्या आपको यकीन है कि आप इसे हरा सकते हैं? जरूर, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। चिंता मत करो, ये सिर्फ 6 लेवल का है। मैंने ऑनलाइन साधना में एक पूरे क्षेत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली राक्षसों से लड़ाई लड़ी है। हितेश ने उसे आत्मविश्वास से अंगूठा दिखाया। लेकिन यह ऑनलाइन साधना है जहां आप बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और राक्षसों से निपटने के लिए आपके पास अधिक संसाधन है, वांग मिंग ने आह भरी। कुछ देर बाद हितेश ने कहा, खैर हम पर 100 से प्रशिक्षण शुरू करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस समय का उपयोग राक्षस से परिचित होने में करें। इसकी आभा भी पिछले राक्षस से कहीं ज्यादा मजबूत होगी, इसलिए मानसिक रूप से भी तैयारी कर लें। अपनी ब्रीफिंग के बाद ली जिनेक्सी और हितेश प्रशिक्षण क्षेत्र के दूसरे हिस्से में चले गए, जहां वे अपने प्रशिक्षण से दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। जब भी आप तैयार हों, इस तकनीक का इस्तेमाल करें। हालांकि इसे यूं ही सक्रिय न करें। मैं चाहता हूं कि आप इस तकनीक का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएं। याद रखें, हम अभी आपके नियंत्रण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ली जिनेक्सी ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले तो उसके शरीर से हत्या की भावना थोड़ी सी निकलती थी और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। हालांकि कुछ ही क्षणों के बाद मानो उसने नियंत्रण खो दिया हो। लाल आभा तेजी से फैलने लगी। अंततः ली जिनेक्सी ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और वह उग्र हो गई। उसकी आंखें खुल गईं और उसकी लाल आंखें प्रकट हुईं जिनमें हत्या की मंशा थी। और उसने अपनी तलवार से हितेश पर हमला करना शुरू कर दिया। शांत हो जाओ, तुम फिर से नियंत्रण पा सकती हो। हितेश ने उसे तुरंत बेहोश नहीं किया, बल्कि उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद कोई सफलता न मिलने पर हितेश ने ली जिनेक्सी को बेहोश करने का फैसला किया। उसके गिरते शरीर को संभालने के बाद उसने उसे धीरे से जमीन पर लिटा दिया। यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक समस्याग्रस्त होने वाला है, उसने धीमी आवाज में आह भरी। ली जिनेक्सी कुछ ही देर बाद जाग जाएगी। क्या तुम्हें कोई दर्द महसूस हो रहा है? उसने उससे पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, ली जिनेक्सी ने कहा। इस प्रकार उन्होंने तब तक प्रशिक्षण जारी रखा जब तक कि 1 घंटे बाद ली जिनेक्सी को प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। जब ऐसा हुआ तो हितेश उसे अपने कमरे में ले गया और उसके शरीर की मालिश करने लगा। असुविधा के लिए खेद है, उसने दवा में भीगते हुए उससे माफी मांगी। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि यह परेशान करने वाली बात है। वैसे क्या तुम मुझे इस तकनीक के बारे में और बता सकते हो? अगर मैं इसे और अच्छी तरह समझ लूं तो शायद मैं तुम्हें प्रशिक्षित करने का तरीका बता सकूं।
एक क्षण सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, जब तक मैं समाप्त न कर लूं तब तक प्रतीक्षा करो। जरूर। 1 घंटे बाद ली जिनिक्सी बाथटब से बाहर निकली और भीगी हुई अवस्था में ही बाथरूम से बाहर निकल गई। तुम्हें ऐसे ही सर्दी लग जाएगी। हितेश मुस्कुराया। मुझे पहले कभी सर्दी नहीं लगी, उसने शांति से कहा। फिर वह अपनी कोठरी के पास गई और अंदर से एक लकड़ी का बक्सा निकाला। यहाँ बाद में उसने बक्सा हितेश को सौंप दिया। हितेश ने अपनी भौहें उठाईं और बॉक्स खोला तो अंदर एक स्क्रॉल मिला। यह क्या है? तकनीक, उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। आपका मतलब असली तकनीक से है क्या? यह आपके परिवार की गुप्त तकनीक नहीं है क्या? आप वाकई इसे मुझे सौंपना चाहते हैं? आपको पहले अपने परिवार से सलाह लेनी चाहिए, हितेश ने हैरान स्वर में कहा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ली जिनिक्सी उन्हें पूरी तकनीक सौंप देंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी परिवार में कोई भी इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने शांति से सिर हिलाया। बात यह नहीं है। हितेश मुस्कुराया। ये सचमुच ठीक है, मैं अपने परिवार को नहीं बताऊंगी, उसने कहा। ठीक है, तो मैं इसे उधार ले लूंगा। हितेश कुछ ही देर बाद अपने कमरे में लौट आया। अपने कमरे में लौटने के बाद हितेश ने ली जिनिक्सी की रहस्यमय तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। क्या इस तकनीक का कोई नाम नहीं है? हितेश को एक नज़र में ही पता चल गया कि यह तकनीक नामहीन है। लगभग 1 घंटे बाद हितेश ने तकनीक को नीचे रख दिया और उस पर विचार करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादातर लोग ये तकनीक क्यों नहीं सीख पाते। इससे शरीर पर जो दबाव पड़ता है वह वाकई हास्यास्पद है। दरअसल ये तकनीक इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थी। इस तथ्य को जानने के बाद हितेश ली जिनिक्सी से और भी अधिक प्रभावित हो गया। मुझे आश्चर्य है कि वह ये तकनीक सीख पाए, लेकिन इससे ये सवाल उठता है, ये तकनीक किसके लिए बनी है? जादुई जानवरों के लिए, दिव्य जानवरों के लिए? और ली परिवार ने यह तकनीक कैसे हासिल की? एक बार जब हितेश को ये तकनीक समझ में आ गई तो वह ली जिनिक्सी के पास लौट आया, जो अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। अंदर आ जाओ, दरवाजे पर दस्तक सुनकर ली जिनिक्सी ने कहा। अरे, मैं इस तकनीक से निपट चुका हूँ, इसलिए इसे वापस करने आया हूँ। मैंने इस तकनीक के बारे में कुछ बातें सीखी हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। हितेश ने स्क्रॉल को उसकी मेज के पास मेज पर रखते हुए कहा। तुमने तकनीक पूरी कर ली है? अभी तो सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है। बिस्तर पर बैठते हुए वह हैरानी से उसे घूरने लगी। वह अभी भी नग्न है। कंबल के हिलने पर ली जिनिक्सी की उपस्थिति को देखकर हितेश ने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन पहले आपको इस तकनीक का वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए। यह अनाम तकनीक यह मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई थी। ली जिनिक्सी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इंसानों के लिए नहीं बनी क्या? इसीलिए मेरे परिवार में कोई और इसे नहीं सीख पाया, पर मैं इसे कैसे सीख सकती हूँ? क्या इसका मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? ली जिनिक्सी इस संभावना से घबराई हुई नहीं, बल्कि ज्यादा उत्सुक और मोहित दिख रही थी कि वह इंसान नहीं है। नहीं, आप निश्चित रूप से इंसान हैं। आप इस तकनीक को अपनी अनोखी काया के कारण सीख पा रहे हैं। मैंने आपके शरीर की मालिश करते समय इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन आपकी मांसपेशियां और हड्डियां स्वाभाविक रूप से मानवीय क्षमता से परे हैं, जिससे आपका शरीर सामान्य से कहीं ज्यादा तनाव सहन कर सकता है। हालांकि चूंकि आप इंसान हैं, इसलिए आप इस तकनीक की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे, कम से कम अपनी वर्तमान अवस्था में तो नहीं। मैं समझ गया, क्या यही वजह है कि मुझे प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? ली जिनिक्सी ने फिर पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाया। तब क्या करूं? चूंकि यह आपके शरीर से जुड़ा है, इसलिए आपको अपने शरीर को मजबूत करते रहना होगा। मेरा मानना है कि इस तकनीक में महारत हासिल करने का यही सबसे तेज तरीका होगा। अगला कदम है आपका नियंत्रण। जब तक आप तकनीक को इस तरह नियंत्रित कर पाएंगे कि वह आपकी सीमा से आगे न बढ़े, तब तक आपको कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, लेकिन जब से मैंने खेती करना शुरू किया है, तब से मैं ऐसा कर रही हूँ। हाँ, लेकिन क्या आपको कब बड़ी ही अपनी पूर्ण सीमा तक धकेला गया है? उन्होंने पूछा। मेरी सीमा तक धकेल दिया गया? ली जिनिक्सी ने प्रश्नवाचक अंदाज में अपनी भौहें उठाईं। हाँ, क्या कभी आपको इस हद तक धकेला गया है कि आप एक उंगली भी नहीं उठा पाए? क्या कभी आप इतने थक गए हैं कि आपको लगा हो कि सांस फूलने से आपकी मौत हो जाएगी? क्या कभी आपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी जान जोखिम में डाली है? हितेश ने पूछा। ली जिनिक्सी ने एक क्षण सोचा और फिर सिर हिलाया। नहीं, वास्तव में नहीं। अगर आप हर दिन अपनी पूरी क्षमता तक खुद को आगे बढ़ाते रहें, तो आप कम समय में ही बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं। बेशक इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होती है।
जिनेक्सी, तुम्हारा शरीर अद्भुत है, ऐसा शरीर जिसे स्वर्ग का वरदान मिला है। अगर किसी को इस तरह से प्रशिक्षण लेना चाहिए तो वह तुम ही हो। हालांकि यह आसान नहीं होगा। आपको बहुत तेज दर्द होगा, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। मैं ये करना चाहता हूँ, ली जिनेक्सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। भले ही तुम मर जाओ। उसने सिर हिलाया। हितेश मुस्कुराया। हालांकि किसी को इसके बारे में पता नहीं, लेकिन अपने 20 साल के एकांतवास के दौरान वह अपने कमरे के अंदर सैकड़ों बार लगभग मर ही गया था। कई बार ऐसा भी हुआ जब वह सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए सो जाना चाहता था, लेकिन वह हमेशा उठकर तब तक प्रशिक्षण लेता रहता जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन अपने पागलपन भरे और लापरवाह प्रशिक्षण के कारण वह इतने कम समय में राक्षसों को हराने की ताकत हासिल करने में सक्षम हो गया। इस समय तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? हितेश ने कुछ देर बाद उससे पूछा। थोड़ा दर्द है, लेकिन बस इतना ही। अच्छा, तैयार हो जाओ और प्रशिक्षण क्षेत्र में मुझसे मिलो। हम तुम्हारा प्रशिक्षण जारी रखेंगे। हाँ। कुछ समय बाद वे प्रशिक्षण क्षेत्र में लौट आए। अनाम तकनीक का उपयोग करो और मुझ पर हमला करो। इस बार मैं सिर्फ बचने और बचाव करने का काम नहीं करूंगा। ली जिनेक्सी ने सिर हिलाया और अनाम तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी रक्तपिपासा पुनः प्रकट हो गई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, हितेश अचानक आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। ली जिनेक्सी ने अवचेतन रूप से अपनी तलवार से हमले को रोक दिया, लेकिन वह फिर भी प्रभाव से उड़ गई। बहुत मजबूत। तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो और ध्यान केंद्रित करो। मुझसे लड़ो, मुझे मारने की कोशिश करो। हितेश चिल्लाया जब वह फिर से उसके पास पहुंचा। बड़ी ही जिनेक्सी ने अपने दांत भींच लिए और उसे मारने के इरादे से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि हितेश ने अचानक अपनी हत्या की मंशा प्रकट कर दी, जिससे कुछ सेकंड के लिए उसकी गतिविधियां रुक गईं। हितेश ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी मुट्ठी उसके पेट पर मार दी, जिससे वह दूसरी बार उड़ गई। खुद को स्थिर करने के बाद ली जिनेक्सी ने नाश्ते में खाया हुआ सारा खाना तुरंत उगल दिया। कुछ देर बाद उसने अपना सिर उठाकर हितेश की ओर देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके शरीर से हत्या की तीव्र भावना बह रही थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी जान का डर सता रहा था। उठो, तुम इस तरह के आधे अधूरे प्रयास से अपनी पूरी क्षमता कभी हासिल नहीं कर पाओगी। हितेश ने उस पर चिल्लाते हुए उसे उसकी अचंभे से बाहर निकाला। ली जिनेक्सी खड़ी हुई और युद्ध की चीख निकाली, फिर से उसकी ओर दौड़ी। वे क्या कर रहे हैं? मैनेजर ने हैरान चेहरे के साथ दूर से उन्हें देखा। पहले तो उसने सोचा कि वे प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन ये प्रशिक्षण के लिए बहुत क्रूर लग रहा था, और हितेश ली जिनेक्सी को इस तरह पीट रही थी जैसे उसने उसके परिवार को मार डाला हो। उनके प्रशिक्षण की शोरगुल भरी प्रकृति के कारण अन्य लोगों ने भी प्रशिक्षण क्षेत्र में हो रहे शोर को नोटिस किया, और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे सभी स्तब्ध रह गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये लोग एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं? वांग मिंग ने दूसरों से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, क्या हमें उन्हें रोककर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए? वांग बिंगबिंग ने कहा। वे आयात प्रशिक्षण ले रहे हैं, चू ल्यूक्सियांग ने कहा। आप इसे प्रशिक्षण कहते हैं? मुझे तो यह एक तरफा मारपीट जैसा लग रहा है, शीलांग ने कहा। हे भगवान, मैंने ली जिनेक्सी को पहले कभी इतनी बुरी हालत में नहीं देखा। वो तो मरने वाली लग रही है, शी मुरोव ने घबराई हुई आवाज में बुदबुदाया। आखिरकार उन्हें कोई रोकने नहीं आया। उन्हें हितेश और ली जिनशी पर पूरा भरोसा था कि उनके बीच इस तरह लड़ने का कोई वाजिब कारण है। प्रशिक्षण पूरे 3 घंटे तक चला, जो तब रुका जब ली जिनेक्सी अपने ही खून से लथपथ हो गई और पूरी तरह से बेहोश हो गई। बेशक ली जिनेक्सी ने 3 घंटों के दौरान 1-2 बार बेहोशी महसूस की, लेकिन ये केवल कुछ ही क्षणों के लिए था, और वह जागने के तुरंत बाद प्रशिक्षण जारी रखती थी। जैसे ही हितेश उसके बेजान शरीर को घर की ओर ले जा रहा था, सभी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ? हितेश वांग मिंग ने सबसे पहले पूछा। हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे, उसने शांति से कहा। प्रशिक्षण ऐसा लग रहा था कि आप उसे मारना चाहते थे, शीलांग ने कहा। हितेश मुस्कुराया और बोला, मैं उसे साफ करने के बाद तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा, मेकशू ने कहा। ठीक है, धन्यवाद। हितेश द्वारा ली जिनेक्सी को उसके कमरे में वापस लाने के बाद मेकशू ने उसके शरीर को धोने में मदद की। कुछ समय बाद ली जिनेक्सी को उसके बिस्तर पर सुलाने के बाद हितेश दूसरों के पास वापस आया और उन्हें स्थिति समझाई। वह जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी वह इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थी। वह ये तो अप्रत्याशित है। मुझे तो पता ही नहीं था कि
सी कोई चीज भी होती है, वू जाओ ने कहा। मैं समझता हूं कि आप ली जिनेक्सी को उसकी सीमा तक धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह व्यर्थ होगा यदि वह अगले सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ी रहे, है ना, वांगमिंग ने पूछा। हितेश मुस्कुराया और बोला, वह ठीक हो जाएगी। दरअसल कल सुबह वह ऐसे उठेगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये सब उसकी अनोखी काया की वजह से है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आपने इस पर ध्यान दिया या नहीं, एक इन जिनेक्सी हमारे पूरे प्रशिक्षण के दौरान बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी नामहीन तकनीक का उपयोग करने में सक्षम थी। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, यह एहसास होते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपने ये कैसे किया? वांग बिंगबिंग ने पूछा। यह आसान है, मैंने सिर्फ अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल एक वजह से किया था। हर बार जब मैं उसके शरीर पर मुक्का मारता तो उसकी मांसपेशियों में जमा तनाव कुछ कम हो जाता। जी ससे वह अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंचे बिना भी इस तकनीक का इस्तेमाल जारी रख पाती, हितेश ने बताया। अच्छा ऐसा है। कुछ समय बाद हितेश अपने कमरे में लौट आया जबकि अन्य लोग अपने अपने प्रशिक्षण में लग गए। अगली सुबह ली जिनेक्सी को भयंकर सिरदर्द हुआ और ऐसा महसूस हुआ जैसे हाल ही में किसी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी हो। क्या मैं अभी भी जीवित हूं? वह घबराई हुई आवाज में बुदबुदाई। पहले तो उसे यह बात स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन अंततः कल के प्रशिक्षण की उसकी यादें फिर से उभर आईं। कल वह सचमुच बहुत निर्दयी था, मुझे कभी इस तरह नहीं पीटा गया, कभी नहीं। अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। दस्तक दस्तक, मैं हूं। क्या तुम जाग रहे हो? हितेश की आवाज अचानक गूंजी। हाँ, अंदर आओ। अगले ही पल हितेश कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने उससे पूछा। ली जिनेक्सी ने हितेश की ओर देखा और एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ कहा, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मैं शायद आपके पहले सत्र के लिए बहुत आगे बढ़ गया। क्षमा करें। नहीं, मुझे इसकी जरूरत थी। मुझे पहले कभी ऐसी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हितेश ने अचानक पूछा। जरूर, ली जिनेक्सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। तुम हर रोज ऐसे ही जागोगे, तुम्हें पता है, जब तक मैं मजबूत बन सकता हूं। एक क्षण की चुप्पी के बाद हितेश ने पूछा, आप ताकत हासिल करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? शायद आपको यकीन न हो, लेकिन मेरे अंदर वाकई कोई प्रेरणा नहीं है, कम से कम हाल ही तक तो नहीं थी। मुझे संघर्ष करना और खुद को बेहतर बनाना अच्छा लगता है, बस इतना ही। उसने शांति से जवाब दिया। मैं समझ गया, तो अब आपकी प्रेरणा क्या है? अब आपके पास एक प्रेरणा है ना? ली जिनेक्सी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और शरीर में हो रहे दर्द के बावजूद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर वह हितेश के सामने खड़ी हो गई। अब तुम मेरी प्रेरणा हो। मैं तुम्हें हराना चाहता हूं। हितेश मुस्कुराया और बोला, यह आसान नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं तब तक प्रशिक्षण बंद नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। और उसने आगे कहा, प्रशिक्षण क्षेत्र में जाकर मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगी। आप अपने शरीर के साथ इस तरह प्रशिक्षण करना चाहते हैं, ये लापरवाही है। मैं इसे संभाल सकती हूं, उसने कहा। हालांकि हितेश ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले कुछ दवा ले लो। मैं कुछ घंटों में प्रशिक्षण क्षेत्र में तुमसे मिलूंगा। ठीक है। जब ली जिनेक्सी दवा लेने चला गया, हितेश अपने कमरे में लौट आया। इसके बाद वह फर्श पर कमल की मुद्रा में बैठ गए और गहरी सांस ली। हालांकि ये अलग अलग तकनीकें हैं, फिर भी इनका काम लगभग एक जैसा ही है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं ली जिनेक्सी की अनाम तकनीक से अपनी समझ को और गहरा कर लूं, तो क्या मैं उस सुनहरी आभा को नियंत्रित कर पाऊंगा। कुछ ही क्षणों में हितेश के शरीर के चारों ओर लाल आभा दिखाई देने लगी। हालांकि उसने ली जिनेक्सी की अनाम तकनीक सीख ली थी, लेकिन उसका उसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह तो बस उस तकनीक को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके अलावा उनकी सुनहरी आभा अनाम तकनीक से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। मैंने अभी तियान चेन्यू की सिर्फ 2000 साल पुरानी यादें ही सोखी हैं, लेकिन इन यादों में सुनहरे आभामंडल का कोई जिक्र नहीं है। तियान चेन्यू कितने साल जिंदा रहा, उसने सुनहरे आभामंडल का इस्तेमाल कब सीखा? हालांकि अधीर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे एक बार सक्रिय कर चुका हूं। अंततः मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा। हितेश अगले कुछ घंटों तक अनाम तकनीक का अध्ययन करता रहा, जब तक कि उसकी मुलाकात प्रशिक्षण क्षेत्र में ली जिनेक्सी से नहीं हो गई, जहां उसने उसे तब तक पीटा जब तक कि वह मरने के कगार पर नहीं पहुंच गई। तुम दोनों कब तक इस तरह प्रशिक्षण लेते रहोगे? मेकशू ने ली जिनेक्सी के खून से सने शरीर को धोते हुए उससे पूछा।
मुझे यकीन नहीं है, लेकिन शायद कुछ समय के लिए ही सही। अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें उसे साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद कर सकती हूँ। आखिरकार इस समय का इस्तेमाल खुद को प्रशिक्षित करने में करना ही बेहतर होगा। हितेश ने बाथरूम के बाहर से जवाब दिया। नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें किसी और औरत का शरीर धोने दूं, मेघशु ने थोड़ा गुलाबी चेहरे के साथ कहा। हितेश मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। आखिरकार तुम और लुलू तो मेरे पास हैं ही। मेघशु के चेहरे पर लालिमा तुरंत गहरी हो गई और वह बोली, मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूँ। कुछ देर बाद मेघशु बाथरूम से बाहर निकली और ली जिनिक्सी अभी भी उसकी बाहों में बेहोश थी। धन्यवाद मेघशु, हितेश ने उससे कहा और ली जिनिक्सी के शरीर को बिस्तर पर रख दिया। हितेश, तुम्हें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। तुम्हें एक जवान औरत को पीटते हुए देखना अजीब लगता है, भले ही वह ली जिनिक्सी जैसी ही कोई हो। हितेश ने हंसते हुए कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। साधारण प्रशिक्षण विधियां सब पर काम नहीं करेगी। और यह जानने के बाद कि उसमें कितनी प्रतिभा है, मैं उसकी पूरी क्षमता देखना चाहता हूं। मेघशु ने आह भरते हुए कहा, तुम सचमुच बदल गए हो हितेश। हाँ, आपका मतलब क्या है? कुछ समय पहले तक तो तुम्हें पुरुष और स्त्री में फर्क भी नहीं पता था। अब अपने आप को देखो, तुम एक योग्य शिक्षक हो जिसने दानव सीलस के एक पूरे परिवार को भी प्रशिक्षित किया है। तुम्हारा व्यवहार भी बदल गया है। पहले मुझे तुम्हारी तरफ देखकर भी दुख होता था क्योंकि तुम हमेशा उदास रहती थी, लेकिन अब तुम आत्मविश्वास से भरी हुई हो। अगर यू रॉ अब तुम्हें देख पाती तो मुझे संदेह है कि वह तुम्हें पहचान भी पाती। यू रॉ हो मेघशु, यह एक अजीब सवाल हो सकता है, लेकिन तुम किसे पसंद करती हो, पुराने मुझे या नए मुझे? हितेश ने चेहरे पर गंभीरता लिए उसका सामना किया। यह कोई उचित सवाल नहीं है हितेश, यह मुझे अजीब था छोटी ईटी में डाल देता है। यह ऐसा सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब दे सकूं। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे अच्छा लगता है कि हम एक ही पृष्ठ पर रहते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जो उस समय संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, आई लव यू शब्द का अर्थ अलग होगा अगर मैं इसे पुराने और वर्तमान दोनों के लिए कहूं। क्या तुम समझ रहे हो? हितेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं समझता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं उस समय कितना भोला था। और आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। मेघशु ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया। खैर, क्या अब तुम फ्री हो? हितेश ने अचानक उससे पूछा। प्रशिक्षण के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, हितेश ने उसे उठा लिया और राजकुमारी की तरह उसे अपने साथ ले गया। यह हितेश, आज मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। हितेश मुस्कुराया। ओके, मेघशु ने तुरंत उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया और शर्मीले अंदाज में सिर हिला दिया। मेघशु को उसके कमरे में ले जाने के बाद हितेश ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। एक बार जब वे पूरी तरह से तैयार हो गए तो उन्होंने अपने नग्न शरीर एक दूसरे से उलझा लिए और एक दूसरे के साथ जोश से घूमने लगे। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। यूरो की बात करें तो उसका जन्मदिन जल्द ही आना चाहिए, है ना? मैंने तो बहुत पहले ही तारीखों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। हितेश ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। मेघशु ने अपना सिर उसकी बाह पर टिका रखा था। वह बहुत तरोताजा और आराम महसूस कर रहा था। उसका जन्मदिन अगले महीने है। ठीक 17 दिन बाद। मेघशु ने बिना सोचे समझे कहा, हमें उससे मिलना चाहिए। हितेश ने तब कहा, राक्षसों के बारे में क्या? मैं उनसे खुद पहले ही उनका ध्यान रख लूंगा। हितेश मुस्कुराया। तो फिर क्या तुम्हें पता है कि तुम उसे क्या देना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे सलाह मांगने जा रहा था। आपको क्या लगता है उसे क्या पसंद आएगा? मुझे उसका जन्मदिन मनाए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे लगता है कि आप उसे जो भी देंगे वह खुश रहेगी। मुझे पता है, लेकिन यह मजेदार नहीं है। मुझे उसे कुछ शानदार देना होगा, कुछ ऐसा जो मेरी प्यारी छोटी बहन के लायक हो। कुछ देर बाद मेघशु ने कपड़े पहने और रात के खाने की तैयारी करने के लिए चली गई। रात्रि भोजन के समय सबको आश्चर्य हुआ जब ली जिनिक्सी वहां आ पहुंची। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अभी घूमना चाहिए? वांग मिंग ने उससे पूछा। मैं ठीक हूं, उसने शांति से उत्तर दिया। हे भगवान, कल तुम्हें जागने में पूरा दिन लग गया। तुम कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? शीलांग ने घबराई हुई आवाज में बुदबुदाया। मेरे पास एक अच्छा शिक्षक है, उसने हितेश की ओर देखते हुए कहा।
आप इतनी मार कैसे सहन कर लेते हैं? क्या आप शायद एक मसोचिस्ट हैं? ली जिनेक्सी ने तुरंत उस व्यक्ति शी मुरोग को खतरनाक निगाहों से घूरा जिसने अभी अभी बात की थी। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, शी मुरोग ने घबराहट में कहा। ली जिनेक्सी की इस हालत में भी वह उससे लड़ाई में हार जाएगा। तुम्हारे चुटकुले बदतर होते जा रहे हैं, उसने व्यंग्य किया। क्षमा मांगना। रात्रि भोजन के बाद मेक्शु को छोड़कर सभी लोग आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? मैनेजर ने उसे देखकर पूछा। ती सुविधा स्टोर, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैनेजर ने प्रश्नवाचक मुद्रा में अपनी भौहें उठाईं, लेकिन वास्तव में उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। हालांकि दुकान 24 घंटे खुली रहती है, फिर भी अब उसे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, यह मेरा कोई काम नहीं है। मैनेजर शांतिपूर्वक मुड़ा और अतिथि कक्ष की ओर चला गया। मेक्शु ने राहत की सांस ली और कुछ ही देर बाद इमारत से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह सुविधा स्टोर में दाखिल हुई। स्वागत। आज काउंटर पर एक नई महिला थी जिसे मेक्शु नहीं पहचानती थी। नमस्ते, दूसरा कर्मचारी कहाँ है? उसने पूछा। उसकी शिफ्ट अभी 1 घंटे पहले ही खत्म हुई है। मैं रात की शिफ्ट में काम करता हूँ। अच्छा, ऐसा है। खैर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जवाब में मेक्सियो ने गर्भनिरोधक गोलियों का अपना डिब्बा निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। क्या मुझे एक और डिब्बा मिल सकता है? मेक्शु ने पूछा। पिछली बार की तुलना में उसे अब बहुत कम शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जरूर, क्लर्क मुस्कुराया और काउंटर के नीचे से गर्भनिरोधक गोलियों का एक और डिब्बा निकाला। धन्यवाद, मेक्सियो ने कहा। हालांकि जैसे ही वह बॉक्स लेने गई, क्लर्क बोला, वैसे हमारे पास एक नया उत्पाद है जो 2 दिन पहले ही आया है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? कौन सा नया उत्पाद? मेक्शु ने भौहें उठाईं। यह। इसके बाद महिला ने एक छोटा पैकेट निकाला जिसमें 4 लाल दवा के कैप्सूल थे। यह क्या है? मेक्शु ने पूछा। यह एक तरह का उत्तेजक है। यह न सिर्फ आपको अपने साथी के साथ सेक्सी समय के दौरान ज्यादा ऊर्जा देगा, बल्कि आपकी इंद्रियों को भी उत्तेजित करेगा, जिससे आपको ज्यादा आनंद मिलेगा। ये काफी नया है, लेकिन उम्र की परवाह किए बिना इसने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है। और हाँ, इसका इस्तेमाल किसी भी लिंग के लिए किया जा सकता है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत न भी हो तो भी मैं तुम्हें इसे कम से कम एक बार जरूर आजमाने की सलाह दूंगा। ये तुम्हारी सेक्स लाइफ को काफी बेहतर बना देगा, अपने अनुभव से कह रहा हूं। क्लर्क ने मेक्शु को इशारा करते हुए आंख मारी। मेक्शु ने घबराहट से निगल लिया। मुझे लगता है मैं इसे आजमा सकता हूं। दोनों वस्तुएं पैक करने के बाद मेक्शु जल्दी से अपने कमरे में लौट आए। अगले दिन सभी लोग एक बार फिर प्रशिक्षण क्षेत्र में एकत्र हुए। आज तुम सब इस राक्षस से लड़ोगे, और चूंकि यह पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए तुम सब अपने मूल समूह में लौट जाओगे जिसमें 4-5 लोग हैं। हितेश ने उनसे कहा। वह ली जिनेक्सी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये पहले कभी इतना अच्छा नहीं था, उसने कहा। अच्छा, मैं आप सभी को तैयार होने के लिए 10 मिनट का समय दूंगा। फिर मैं राक्षस को खोल दूंगा। हितेश। ली जिनेक्सी अचानक उसके पास पहुंची। हाँ, मेरी एक विनती है। क्या मैं अकेले ही राक्षस से लड़ सकता हूँ? हम हितेश सोचने लगा। अपनी वर्तमान स्थिति में आप नियंत्रण खोने से पहले ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही नामहीन तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपका दानव निरोधक आभामंडल इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसे इतने समय में भी रोक सके, भले ही वह आपको उस पर लगातार हमला करने की अनुमति देता हो। आप ना महीन तकनीक के बिना भी उससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, आप उसे हरा नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि मैं इसे सील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इससे अकेले ही लड़ना चाहता हूं। यह अनुभव के लिए है। एक क्षण सोचने के बाद हितेश ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम इसे अकेले ही लड़ सकते हो। फिर उन्होंने वांग मिंग की ओर देखा और कहा, आप ली जिनेक्सी की जगह लेंगे और समूह 1 में स्थानांतरित हो जाएंगे। मैं उसे क्यों बदल रहा हूं? वांग मिंग ने पूछा। वह अकेले ही राक्षस से लड़ना चाहती है। क्या तुम पागल हो क्या? कल रात के खाने में तुम अपने बर्तन भी मुश्किल से पकड़ पा रही थी। वह कल की बात है। अब मैं ठीक हूँ, ली जिनेक्सी ने कहा। अरे, वह सचमुच अमानवीय है। उसे ली परिवार में गोद लिया गया होगा, और उसके असली माता पिता गोरिल्ला हैं, शी मुरोव ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। मैंने सुना है, ली जिनेक्सी ने उसे घूरते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। शी मुरोव तुरंत घूमा और सीटी बजाने लगा। कुछ समय बाद पहला समूह दानव सीलिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया और हित एशा द्वारा दानव को खोलने का इंतजार करने लगा।
जैसे ही वह खुला, दानव ने शांति से चारों ओर देखा। हालांकि जब उसने चू ल्यूक्सियांग और दूसरों को अपने चारों ओर देखा, तो उसकी शांति तुरंत गायब हो गई। इसका क्या मतलब है? राक्षस ने गंभीर स्वर में कहा। वे राक्षस मुहर लगाने वाले हैं और वे तुम्हें मुहर लगा देंगे, राक्षस, हितेश ने कहा। और उसने आगे कहा, तुम इस समय दानव सीलिंग जोन में हो, इसलिए भागने के बारे में सोचना भी मत। बेशक तुम कोर विस्फोट से खुद को मार सकते हो, हालांकि यदि आप मेरा अनुरोध स्वीकार करते हैं तो मैं आपको आजाद कर दूंगा। राक्षस ने अपनी नजर हितेश पर गड़ा दी, जिसने नकाब पहना हुआ था। फिर उसने मुड़कर वहां मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखा। आपका अनुरोध क्या है? ये सचमुच बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि तुम अगले 7 दिनों तक इन राक्षस सीलरों से लड़ो। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अगर मैं उन्हें मार दूं तो क्या होगा? आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें मार सकता हूं तो क्या आप मुझे जल्दी रिहा कर देंगे? जरूर, हितेश ने शांति से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। राक्षस के चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट उभरी। कुछ ही देर बाद दानव मुहर लगाने वाले और दानव एक दूसरे से भिड़ गए। दानव मुहर लगाने वालों को उम्मीद थी कि वे जल्दी ही दानव पर काबू पा लेंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ऐसा नहीं होगा, और दानव एक ही समय में खुद का बचाव करने और जवाबी हमला करने में सक्षम था। पिछले राक्षस की तुलना में ये कम से कम 2 गुना कठिन था, और राक्षस का वो बंद करने में उन्हें 3 गुना अधिक समय लगा। बेशक उनमें से कोई भी बिना चोट के नहीं बचा। ज्यादातर लोग दानव सीलिंग जोन से चोटों के साथ निकले। दरअसल उन सभी ने अपनी लड़ाई के दौरान एक से ज्यादा बार मौत तक के करीब पहुंचने जैसी परिस्थितियों का अनुभव किया था। हे भगवान, 3 स्तरों से इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? इस बार हम बड़ी मुश्किल से राक्षस का सामना कर पाए, वांग मिंग ने फर्श पर लेटते हुए कहा। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। मुझे नहीं लगता कि हम दिन में एक बार से अधिक राक्षस से लड़ पाएंगे, चू ल्यूक्सियांग ने हौंफते हुए कहा। राक्षस को बंद करने में कितना समय लगा? ऐसा लगा जैसे अनंत काल लग गया, शी मुरोग ने पूछा। 2 घंटे और 11 मिनट, वांग बिनबिंग ने कहा। 2 घंटे? हमें आखिरी को सील करने में केवल 30 मिनट लगे, होंग शियुक्वान ने कहा। पहले समूह के समाप्त होने के कुछ ही देर बाद दूसरे समूह ने दानव सीलिंग क्षेत्र में प्रवेश किया और दानव से लड़ना शुरू कर दिया। अंततः राक्षस को पकड़ने में उन्हें लगभग 2 घंटे का समय लगा। 1 घंटा 51 मिनट, वांग मिंग ने उनसे कहा। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन ये सोचना कि यह उससे भी अधिक कठिन था। वांग बिंग ने आह भरी। हितेश थके हुए दानव मुहर लगाने वालों के पास गया और उनसे कहा, इस गति से तुम अगले दानव को नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए मैं तुम सभी को दानव मुहर लगाने की नई तकनीकें सिखाऊंगा। ओह कितने? वांग मिंग ने जिज्ञासा से पूछा। मेरे पास आप में से प्रत्येक के लिए 3 दानव सीलिंग तकनीकें हैं। 3? हितेश ने सिर हिलाया। तुम्हें इनका इस्तेमाल करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन असली मकसद यह नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी दानव रोधक आभा बढ़ाओ। तुम सबको दानव को रोकने में बहुत समय लग रहा है, और तुम सब एक समूह में हो। इस हिसाब से तो तुम्हें अकेले ही दानव को रोकने में पूरा दिन लग जाएगा। खैर, लाइन में लग जाओ, मैं तुम्हें अभी ये तकनीकें बताऊंगा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग उसके सामने कतार में खड़े होने लगे। कुछ समय बाद हितेश ने उनमें से प्रत्येक को 3 राक्षस सीलिंग तकनीकें हस्तांतरित की। जिनेक्सी के अलावा यहां मौजूद सभी लोग आज के लिए जा सकते हैं। आप भी इन नई तकनीकों का अध्ययन करने के लिए कल छुट्टी ले सकते हैं। चूंकि मैंने ये तकनीकें सीधे आपके दिमाग में डाल दी हैं, इसलिए आप इन्हें सामान्य से ज्यादा तेजी से समझ पाएंगे। जब ली जिनेक्सी को छोड़कर सभी लोग चले गए तो हितेश ने उससे कहा, जब भी तुम तैयार हो। ली जिनेक्सी ने सिर हिलाया और दानव सीलिंग क्षेत्र में प्रवेश किया। जिस क्षण हितेश ने राक्षस को छोड़ा, ली जिनेक्सी ने अपनी अनाम तकनीक सक्रिय कर दी। इस बार सिर्फ तुम में से एक ली जिनेक्सी को देखकर दानव मुस्कुराया। हालांकि सिर्फ ली जिनेक्सी का सामना करने के बावजूद राक्षस ने उसे कम नहीं आंका। दरअसल उसे एक नज़र में ही पता चल गया कि आज जितने भी राक्षसों का उसने सामना किया है, उनमें से वह सबसे ताकतवर है। कुछ ही देर बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ली जिनेक्सी ने ताकत और गति के मामले में राक्षस पर आसानी से विजय पा ली, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। 10 मिनट के प्रभुत्व के बाद ली जिनेक्सी अब नामहीन तकनीक को नियंत्रित नहीं कर सकी और उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। हालांकि अपनी मांसपेशियों के टूटने जैसा महसूस होने के बावजूद ली जिनेक्सी ने कुछ मिनट तक राक्षस से लड़ना जारी रखा, जब तक कि वह एक भी उंगली नहीं उठा सकी।
तुम मेरी हो। राक्षस हंसा और बेहोश ली जिनेक्सी की ओर झपटा। शायद अगली बार। हितेश अचानक राक्षस के पीछे प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एम्पायरियन अधिपति था। क्या? दानव को हितेश की उपस्थित छोटी ई का पता तब तक नहीं चला जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर तुरंत पत्थर में बदलने लगा। बस एक ही वार से दानव अविश्वास से हितेश को देख रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह से पत्थर में बदल गया था। राक्षस को सील करने के बाद हितेश ली जिनेक्सी को अपने कमरे में ले गया और उसके शरीर की मालिश करने लगा। 2 दिन बाद प्रशिक्षण पुनः शुरू हुआ। इस बार पहले समूह को राक्षस को पकड़ने में सिर्फ 1 घंटा लगा, जबकि दूसरे समूह को लगभग 50 मिनट लगे। यह एक ऐसा जबरदस्त सुधार था जिसकी हितेश के अलावा वहां मौजूद किसी और ने उम्मीद नहीं की थी। ये 7वें दिन तक जारी रहा, जहां दोनों समूहों को राक्षस को बंद करने में केवल 15 मिनट लगे। जहां तक ली जिनेक्सी का प्रश्न है, वह 20 मिनट तक लगातार नामहीन तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम थी। बहुत बढ़िया काम किया सबने। लगता है आप सब अगले राक्षस के लिए तैयार हैं। हितेश ने प्रशिक्षण के बाद उनसे कहा। अब तुम राक्षस के साथ क्या करने जा रहे हो? वांग मिंग ने उससे पूछा। मैं इसे मुक्त करने जा रहा हूं, बिल्कुल। हितेश ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे सभी घबरा गए।